स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज के एजुकेशनल पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट वो हैं जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है, एज ए मेंटोर किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हैं, बहुत अच्छे गाइड कर रहा है मैम ने। तो आज हमारे साथ हैं दीक्षा मैम, दीक्षा शर्मा मैम, जो कि फिजिक्स वाला से बहुत 2022 से जुड़ी हुई हैं। उससे पहले मैम आकाश में भी पढ़ा चुकी हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड किया है। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड करने के साथ मैम को कोटा का एक्सपीरियंस है, काकादेव कानपुर का एक्सपीरियंस है। ये दोनों शहर जो एजुकेशन हब माना जाता है, तो उनका भी एक्सपीरियंस है, तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस जानेंगे। साथ में मैम ने ऑनलाइन भी पढ़ाया है, ऑफलाइन भी पढ़ाया है, तो दोनों माइंडसेट बच्चों को क्या रखना चाहिए जब वो ऑनलाइन क्लास में हो, ऑफलाइन क्लास में हो, तो बहुत सारी लर्निंग्स होगी आपकी इस पॉडकास्ट में। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग आवर पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पीयूष कि आपने ये प्लेटफॉर्म में दिया ताकि हम अपनी जो भी जर्नी रही है, जो भी एक्सपीरियंस है, बच्चों के साथ शेयर कर सकें एंड बच्चों को भी उससे कुछ जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट समझ में आए। जो भी मिसकंसेप्शन, बच्चों को काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं, मिसकंसेप्शन रहते हैं, स्ट्रेस, प्रेशर, इन सबको लेके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पीयूष कि तुमने इस पॉडकास्ट में मुझे इन्वाइट किया। तो जैसे मैम अभी एज अ आप मेंटोर हैं, एज अ एजुकेटर हैं, तो एक एजुकेटर स्टार्ट होने से पहले, एजुकेटर बनने से पहले एक बहुत स्टूडेंट्स का ये रहता है कि क्या उन टीचर की भी एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, क्या उनकी स्कूलिंग लाइफ थी, क्या कॉलेज लाइफ थी। तो मैम आपकी कैसी रही थी उस समय कॉलेज लाइफ? मेरी जो स्कूलिंग रही है वो मैंने केवी से किया है, केंद्रीय विद्यालय। एंड केवी इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स जो बच्चों को काफी अच्छे प्लेटफॉर्म्स देता है, काफी अच्छी एजुकेशन सिस्टम है वहाँ का, काफी अच्छा डिसिप्लिन है। तो मेरी जो 9-10 तक की जर्नी है दैट इज फ्रॉम केवी। फिर 11-12 मैंने जो किया था वो आर्मी स्कूल से किया है, आर्मी स्कूल जो कोटा का था। एंड वो भी काफी अच्छा स्कूलिंग रहा। लेकिन उस टाइम पे मैंने एक्चुअली जो अपनी कोचिंग थी 11-12 की जे के जैन, बिकॉज मैं खुद कोटा से थी, तो वहां से मैंने उस वक्त बंसल से प्रिपरेशन किया जेई का। तो उस वक्त मैं डमी थी। एंड बंसल की भी अलग स्टोरी है कि जब मैं 10th में, एक्चुअली मैं जब शुरू से पढ़ रही थी तो अपने स्कूल में हम लोग टॉप करती थी मैं। तो जब 10th बोर्ड का रिजल्ट आता है तो मोस्टली हम लोग जून में आता है, और उस वक्त हम लोग गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय करने गई थी नानी के घर में। तो जब रिजल्ट आया तो मैंने स्कूल टॉप किया था। तो फिर वहां पे जब रिजल्ट आया तो मैं तो एंजॉय कर रही थी। एंड उस वक्त एवरीबडी वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस ऑफ बंसल, क्योंकि उस टाइम पे बंसल का एंट्रेंस के लिए भी कोचिंग चलता था, क्योंकि बंसल में नेशन लाइक एवरीबडी इज थिंकिंग कि हाँ जेई हो जाएगा। तो हर कोई प्रिपरेशन कर रहा था बंसल की। एंड आई वाज नॉट इंटरेस्टेड एट टाइम, ठीक है मुझे अभी स्कूलिंग लाइफ एंजॉय करनी है, फिर मुझे 11th-12th में कैप्टन वैप्टन बनना है, कॉलेज का प्रेसिडेंट, स्कूल का प्रेसिडेंट बनना है, उसके बाद आगे मैं ड्रॉप का सोचूंगी। लेकिन क्या हुआ, जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे एंड स्पेशली मेरे जो नाना जी, वो गवर्नमेंट, वो एक्चुअली लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, रिटायर्ड प्रोफेसर थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इफ शी इज कैपेबल तो आप इसको जरूर भेजिए कोचिंग के लिए, क्या पता आईटी क्वालिफाई हो जाए, अच्छा रैंक आ जाए। तो मेरे जो स्कूल प्रिंसिपल थे उन्होंने बोला, तो फिर मेरे पापा गए पूछने कि क्या क्राइटेरिया रहता है। लेकिन उस वक्त क्या हुआ ना, एंट्रेंस हो चुका था, बैचेस स्टार्ट हो चुके थे, आई वॉज टू लेट, बिकॉज बंसल भी उस वक्त ना मार्च से शुरू हो जाती थी जे की जर्नी, और इट वॉज जुलाई। मैं बहुत लेट हो चुकी थी। उन्होंने कह दिया एंट्रेंस नहीं हो सकता, एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर मेरे फादर को थोड़ा सा प्राउड रहता था मतलब कि ये अच्छा पढ़ती है, अच्छा कर सकती है, आप इसको एक चांस दे दीजिए। तो उन्होंने बोला हम एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, इफ शी इज एबल टू क्वालिफाई तो हम आपको ये बच्चे को एडमिशन दे दें। तो वहाँ पे टेस्ट हुआ, खुद बंसल सर थे उस वक्त, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। उस वक्त ओरली टेस्ट हुआ, लाइक क्योंकि टाइम नहीं था उनके पास। तो उन्होंने टेस्ट लिया एंड उनको कैपेबिलिटी लगी और मुझे एडमिशन दिया। जब मैं एडमिशन के बाद गई तो 4 महीने बैच निकल चुका था। एंड बहुत सारे बच्चों को पता ही है कि जब आपका बैकअप हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बैकलॉग, तो आपकी जो भी जर्नी हो जे या नीट की, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। इतने सारे टॉपिक्स हो गए थे, मैं फर्स्ट डे गई, आई वाज वेरी डिमोटिवेटेड कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे बहुत चीजें। लॉग पढ़ रहे थे एक्चुअली, एंड लॉग वो चैप्टर जो 10th तक हम शायद सुनते भी नहीं है, क्योंकि 10th तक के हमारे सिलेबस में लॉग होता नहीं है। तो मैं डिमोटिवेट हो गई, मुझे नहीं जे की जर्नी कंटिन्यू करनी है और मुझे नहीं पढ़ना है। तो फिर नेक्स्ट डे मेरी फैमिली, मैं आपको बताऊंगी, मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा सपोर्टिव है स्टडीज को लेके। हमारी जो एक्चुअली हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं एंड वी आर 4 सिबलिंग्स, चारों बच्चों को पढ़ाना एक सिटी में रह के। एंड मेरे फादर का ट्रांसफर भी उन्होंने कोटा स्पेशली लिया ताकि हम लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, बिकॉज मेरा जो बर्थ प्लेस है वो गुजरात है, और जो मेरी दादी और नानी का घर है इट इज इन यूपी, नियर अबाउट मथुरा।
तो अगर कोई पेरेंट्स चाहते तो मथुरा भी मूव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोटा डिसाइड किया ट्रांसफर लोकेशन के लिए कि मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। तो उन्होंने ट्रांसफर कराया कोटा, काफी अच्छा एजुकेशन दिया, काफी अच्छा एटमॉस्फेयर रखा, हमेशा अच्छी सोसाइटी में रखा। मेरे फादर एक पुलिस में है, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर मैं बच्चों को अच्छी सोसाइटी में रखूंगा, बिकॉज काफी लोगों का होता है ना कि मतलब मैं नहीं, आजकल की जनरेशन तो काफी हो चुकी है कि लड़की पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो। बट मेरी फैमिली, मेरे फादर मदर, उनका था कि नहीं नहीं, मेरी बेटी लायक है तो मैं इसको कराऊंगा। उन्होंने मेरा बंसल में एडमिशन कराया, हम लोग पढ़े। फिर जब मैं डिमोटिवेट होके घर गई तो मेरे फादर मुझे नेक्स्ट डे लेके गए कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तू कर सकती है। फिर टीचर से मिलवाया, फिर धीरे धीरे बैकलॉग कवर किया, फिर शुरू हुई जर्नी। फिर वहां पे एक्चुअली ना बंसल में उस वक्त ऐसा होता था कि बैच अप एंड डाउन होते थे हर टेस्ट के बाद। आपका बैच परफॉर्मेंस गिरा तो नीचे आ जाओगे, अच्छा हुआ तो आपको इम्प्रूव हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे करके मैंने भी इम्प्रूव किया। पहले मैं डी बैच में थी, सी में गई, फिर बी में गई, 12th के एंड तक आई वाज इन ए बैच, जहाँ पे मुझे बंसल सर से पढ़ने का मौका मिला। वो मेरे आइडल भी रहे हैं, एंड मैथ्स मैंने उन्हीं से पढ़ी है। बहुत अच्छे टीचर थे, तो उन्होंने काफी अच्छे से मुझे कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए। फिर जो रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जो जे मैंने एग्जाम दिया, बहुत अच्छी रैंक नहीं आई, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया जिस जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। उस वक्त आई वॉज वेरी, मतलब क्या कर लूं, नहीं जो बच्चों के आज मूड में आता है ना, सुसाइड कर ले, ये यस कर मैम। ले। एक्चुअली क्या फोन आने लग गए फैमिली के, फ्रेंड्स के, क्या रिजल्ट रहा, बिकॉज एक्सपेक्टेशन सबकी बहुत थी। मैं सबको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन सब लोग एक्सपेक्टेशंस थी। बट मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाई, बिकॉज फैमिली, मतलब जो बोलते थे ना कि लोग लड़की को पढ़ाना क्यों पढ़ा रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, बस थिंकिंग के पापा की एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हो। बट फैमिली, मम्मी पापा ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव गिवन योर 100%। ऐसा नहीं होता है कि जिसका आईआईटी नहीं होता है। तो मैं बच्चों को बोलना चाहूंगी, अगर आपने 100% दिया है, उसके बाद अगर आप जेई या नीट जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो नहीं निकला, तो डजेंट मैटर कि आपका करियर खत्म, कि आपका फ्यूचर खत्म। ऑप्शंस और होते हैं। अगर आप मेहनत करते हो, मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि मेहनत कभी खराब नहीं जाती। यस मैम। आप कभी किसी भी चीज के लिए आप मेहनत करो, खराब नहीं जाती। फिर उस वक्त है ना आरपीटी होता था, राजस्थान का भी एग्जाम होता था अलग से। मैंने वो एग्जाम दिया, उसके थ्रू मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला। मेरी जो एजुकेशन है वो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है, गवर्नमेंट वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर। वहां से मैंने अपनी एजुकेशन की, कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली मुझे। मैंने बीटेक किया बाय गॉड ग्रेस। हमेशा मैं अपनी जो कॉलेज की सेमेस्टर्स होते थे उसमें टॉप करती रही। लेकिन आपका जो लक फैक्टर होता है ना, वो काफी, लक फैक्टर भी मेहनत मैटर करता है। जब कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था, आई गॉट प्लेस्ड इन आईबीएम, बट द लोकेशन वाज बैंगलोर। एंड उस वक्त मतलब 3.2 वाज द पैकेज, एंड बैंगलोर में उतना एडजस्ट करना, एंड मैं कोटा में रहती थी, आई वाज द फर्स्ट डॉटर। तो पेरेंट्स थोड़ा डरते थे कि इतनी दूर भेजेंगे, वहाँ थोड़ा सा नाइट शिफ्ट का भी कंसर्न आया था। तो पापा ने कहा कि हम इतना दूर तो नहीं भेजेंगे। तो आई वाज थिंकिंग कि यहाँ मतलब जो ऑप्शन मिला वो भी खत्म। बट मेरा इक्वली इंटरेस्ट था टीचिंग में, बिकॉज जब मैं फाइनल ईयर में थी या थर्ड ईयर में थी, तो मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को जावा, सी प्लस प्लस पढ़ाती थी। एंड आई लव टीचिंग, मतलब मैं बचपन से, छोटे तीन मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनको पढ़ने का मन है कि नहीं है, बट मैं उनको पढ़ाऊंगी। मुझे इतना इंटरेस्ट था कि जब मैं बहुत छोटी थी तो पापा ने मुझे छोटा सा व्हाइट बोर्ड ला के दिया। मैं इतनी जिद्दी उसको कि मुझे पढ़ाना है, और कोई पढ़ नहीं रहा है, पढ़ रहा है, बट मैं पढ़ाऊंगी। तो मैं पढ़ाती थी, इक्वली इंटरेस्ट था। फिर मैं कोटा सिटी में थी। कोटा सिटी में अगर आप एक बहुत अच्छी टीचर, आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। मैंने अपनी शुरुआत करी, बाहर कोचिंग में जाती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ फीमेल, जेई मैथमेटिक्स मेरा सबसे बड़ा चैलेंज हुआ, क्योंकि कोई भी आज भी मेंटालिटी है कि एक फीमेल जेई में मैथ्स पढ़ाएगी, यस मैम। दैट्स द बिगेस्ट कंसर्न। और मैं जितनी कई इंस्टीट्यूट्स पे गई, आई डोंट टेक मेंशन द नेम्स, बट उन्होंने बोला, आई थिंक वो, मैं उनकी जगह उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, मे बी इट इज राइट, कि बच्चे ना एक जेई मैथ्स की फीमेल फैकल्टी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मुझे बोला कुछ लोगों ने, मैम प्लीज चेंज योर सब्जेक्ट, आप केमिस्ट्री पढ़ा लो, आप ये पढ़ाओ तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, लेकिन फीमेल को जेई मैथ्स प्रेफरेंस नहीं दे सकते। वो बहुत बड़ा चैलेंज हुआ, लेकिन आप मेहनत करते रहते हो। देन आई स्टार्टेड माय करियर थ्रू अ स्कूल। मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, बिकॉज ये भी था कि आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। फिर मैंने एक स्कूल में पढ़ाया, 6 मंथ्स मैं स्कूल में पढ़ाई। उसके बाद आई गॉट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम आकाश, एंड आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि अगर आपने को किसी ने भी करियर में शुरुआत दी है तो मुझे आकाश ने दी। मैंने पढ़ाना शुरू किया, वहां पे मैंने स्टार्टिंग अपना करियर शुरू किया। आई वॉज पोस्टेड टू कानपुर। पहले तो मैं बहुत दुखी हुई,
कानपुर पोस्टिंग हो गई, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे यूपी जाना है, आई वाज थिंकिंग कि घर के आसपास रहूं, बट आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे कानपुर पोस्टिंग मिली, बिकॉज कानपुर में काकादेव में उस तरीके का बच्चा आता है जिस तरीके का बच्चा कोटा में आता था, काफी ओरिएंटेड, काफी गोल ओरिएंटेड है, बहुत स्टूडियस बच्चा, एंड आपके सामने जब एक बहुत अच्छा बच्चा पढ़ने को आता है तो आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको पढ़ाने के लिए। और वो जो मेरा फेज था, दैट वाज द लर्निंग फेज, वो सीखने का फेज था। उस वक्त आपको सीखना है, क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं कोई भी करियर हो, किसी भी फील्ड में हो, तो जब आपका लर्निंग फेज है तो आप उसको जितना अच्छा सीखोगे, और सीखने के लिए एक अच्छी टीचर के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपके सामने स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो उस वक्त स्टूडेंट्स मेरे पास काफी अच्छे थे, बिहार से बच्चा आता था, वहां पे यूपी का भी, इलाहाबाद से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वहां पे पढ़ाने का अच्छा मौका मिला। फिर मेन प्रॉब्लम तो हमेशा ही आती थी, फीमेल मैथ्स जी, तो आई हैव टू प्रूव ऑलवेज माई सेल्फ, अभी तक भी प्रूव करना पड़ता है, लेकिन अब ठीक है, बच्चे जानने लगे हैं तो दे डू नॉट डाउट। स्टार्टिंग में एवरी, जब भी बैच में जाती थी, फर्स्ट 15 डेज आई हैव टू फेस चैलेंज, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ कि नहीं गर्ल भी पढ़ा सकती है। फिर मैंने वहां पे पढ़ाया 6.5 साल, मतलब 7 साल अप्रोक्स हो गया। देन मैं 2022 में मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया। पीडब्ल्यू में आई तो उस वक्त मैंने ऑनलाइन एज ऑनलाइन फैकल्टी ज्वाइन किया था, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट फेज, ऑफलाइन से ऑनलाइन में आना, एंड ऑफलाइन में वे ऑफ टीचिंग बहुत डिफरेंट हो जाता है, ऑनलाइन में वे ऑफ टीचिंग बहुत डिफरेंट था, क्योंकि ऑफलाइन में यू कैन सी द एक्सप्रेशंस, आप बच्चों के डाउट सुन सकते हैं, आपको समझ में आ जाता है एक टीचर को बच्चे के एक्सप्रेशन देख के उसको कितना समझ में आ रहा है। जब मैंने अपना करियर ऑनलाइन स्टार्ट किया तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग, मुझे समझो कि सामने से बच्चे का सिर्फ कमेंट सेक्शन दिख रहा है, और कमेंट्स भी कैमरे इतने फास्ट चलते हैं हम लोग देख नहीं पाते, दैट वाज समथिंग चैलेंजिंग। मैंने सीखा, काफी प्रैक्टिस की, और फिर मुझे बहुत मजा आने लगा। ऑनलाइन में क्या होता है ना, आप एक साथ बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट कर पा रहे हो, ऑफलाइन में आपके पास एक लिमिटेड क्राउड होता है। यस मैम। उसके बाद ऑनलाइन में फिर जब पढ़ाने लगे तो बच्चों का बहुत सारा प्यार मिलने लगा। पीडब्ल्यू में मुझे एक सीरीज थी एनसीईआरटी वाला चैनल पे, विजेता, आई एम थैंकफुल सर एंड संयम सर, उन्होंने मुझे वो सीरीज में मौका दिया। वो एक ऐसी सीरीज थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी दिलाई, क्योंकि वो सीरीज होती है जो बच्चे बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। एक्चुअली बच्चा क्या होता है ना, 12th में जेई की जो प्रिपरेशन कर रहा है वो साल भर तो जेई पे टारगेट करता है, बट नवंबर दिसंबर में आके उसको पता है कि उसको फेब में बोर्ड्स देने, तो उस वक्त वो थोड़ा सा ओरिएंटेड होता है बोर्ड्स के लिए। तो उसी वक्त अलग से एक सीरीज लाता है विजेता, जिसमें उन्होंने मुझे मैथ्स पढ़ाने का मौका दिया, एंड आई वाज वेरी लकी कि वो 2 साल मैंने सीरीज कंटिन्यू की, और उसमें मैंने वो 13 चैप्टर्स जो थे मैथ्स के वो पढ़ाए। एक लेक्चर का जो मतलब 10-10, 11-11 घंटे, 12-12 घंटे का सेशन चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, इतना मजा आ रहा है पढ़ाने में, क्योंकि वहां से बच्चों का रिस्पॉन्स भी आ रहा है, बच्चे आंसर्स भी दे रहे हैं। फिर वो जो जर्नी थी विजेता की, इट वाज वेरी गुड। फिर मैराथन हुई 12-12 घंटे की, 3 डेज बैक टू बैक मैराथन थी, बोर्ड के एग्जाम में इतना ही गैप था। तो वो जो विजेता सीरीज थी उसने मुझे बहुत पॉपुलैरिटी दी, बहुत अच्छे से, बहुत बच्चों से बहुत प्यार मिला। जब भी मैं कहीं जाती हूँ अभी भी, तो विजेता के स्टूडेंट्स हमेशा मिलते हैं, क्योंकि बोर्ड्स की प्रिपरेशन हर एक स्टूडेंट कर रहा है, यस मैम। हर एक बच्चा करेगा जो 12 के बाद देगा। तो वो सीरीज काफी अच्छी रही। उसके बाद अभी मैं पढ़ा रही हूँ। फिर उसके बाद अभी मैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन में अगर मुझसे डिफरेंस पूछोगे, विच मुझे ज्यादा मजा आता है, मुझे ज्यादा पढ़ाने में मजा आया ऑफलाइन के अंदर, ठीक है। ऑनलाइन में भी इक्वली मजा, लेकिन मैं मैथ्स मुझे ऐसा लगता है एक सब्जेक्ट है, मुझे कंटिन्यू रिस्पॉन्स चाहिए। मैं एक ऐसी फैकल्टी हूँ, जब मैं पढ़ाती तो आई नीड बैक टू बैक आंसर्स। यस मैम। मेरी क्लास कभी भी ऐसा नहीं होता है वन वे कम्युनिकेशन है, इट शुड बी कंटिन्यू इंटरेक्टिव, बिकॉज मैथ्स ऐसे अगर मैंने कोई कैलकुलेशन करी तो आई आस्क डू बाय योरसेल्फ, कैलकुलेशन इज नॉट माय जॉब। मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना, सिखाना, क्योंकि कैलकुलेशन फाइनल डे भी आप ही को करना है। यस मैम। तो मुझे चाहिए बैक टू बैक आंसर्स। लेकिन ये स्टार्टिंग में तो मुझे लगा शायद ऑनलाइन में उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन ऑनलाइन में भी है, बच्चे कमेंट्स पे लिखते हैं, तो फॉर अ टीचर डिफरेंट होता है एक्सपीरियंस। बट अगर स्टूडेंट अगर सिंसियर है ना, तो वो ऑनलाइन से भी वो रिजल्ट निकाल सकता है, अगर बच्चा, लेकिन खुद सिंसियर होना पड़ेगा, और इतना सिंसियर स्टूडेंट होना। होते हैं कुछ बच्चे रिजल्ट भी ला रहे हैं, अभी हमने देखा ही है कि काफी बच्चे, एक सन एग्जाम्पल्स भी दी है, काफी गांव में जो बच्चे थे उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की, अभी मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचे हैं, बहुत सारे बच्चे आईटीज में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे सिंसियर हैं, तो रिजल्ट दोनों प्लेटफॉर्म से आ सकता है अगर बच्चा सिंसियर है तो। अगर बच्चा सिंसियर नहीं है तो हम उसको ऑफलाइन फील्ड में भी नहीं पढ़ा सकते। रिजल्ट निकालने के लिए 3 लोगों का एफर्ट लगता है, स्टूडेंट, फैकल्टी एंड पेरेंट। यस मैम। जब तीनों लोग मिलके काम करते हैं, उस तभी हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं।
रिजल्ट तभी आता है तीनों का इक्वल एफर्ट से। दैट वाज द जर्नी, अभी चली रही है। आपने स्टार्टिंग में बताया कि एज अ आप एक सिंसियर स्टूडेंट हुआ करती थी, 10th से पहले भी आप एज अ फर्स्ट मतलब क्लास में फर्स्ट आना ये, तो उसके बाद आपने जेई की प्रिपरेशन किया। तो जब स्टूडेंट्स, जैसे मैंने इससे पहले भी एक पॉडकास्ट लिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आपने लाइफ में पहले फेलियर्स झेले हैं तो ये एक अच्छा है कि आप जेई में जा रहे हो, तो आपको पता रहेगा कि हाँ जब क्वेश्चंस नहीं होंगे तो आप वो माइंडसेट रहेगा कि हाँ अभी हमें और एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन जब हम कोई बच्चा जाता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो कोटा जा रहा है, कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑनलाइन, मोस्टली बच्चे जेई वो प्रिपेयर कर रहे हैं जो 10th में बहुत अच्छा करके आ रहे हैं, और उसके बाद बहुत अच्छा करने के बाद भी जब क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस हो नहीं रहे हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स जेई में जब जा रहे हैं। तो उस समय माइंड को कैसे रखें, कैसे आपने कामनेस रखा उस समय? देखो क्या होता है कि ना, तुमने जैसे बोला बिल्कुल करेक्ट है, जो भी जेई की प्रिपरेशन करने जा रहा है कोटा, उसके वो अपने स्कूल में अच्छा कर रहा होगा। देखो जब हम एक क्लास में होते हैं तो अगर आपकी क्लास में फर्स्ट रैंक आ जाती है, यू विल बी हैप्पी कि हाँ आई एम गुड। फिर आप मान लो 5-6 सेक्शंस पे फर्स्ट आ गए, देन यू विल सेटिस्फाई कि नहीं नहीं ये ठीक है, मैं बहुत कर रहा हूँ। तो बच्चे उस वक्त क्या होता है ना, एक कॉन्फिडेंस में रहता है कि शायद उसको और ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब हम ऐसी जगह बैठते हैं, बंसल में क्या होता था, एक बैच के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे बैठे और डिफरेंट स्कूल के बच्चे जो ऑलरेडी अपने स्कूल के टॉपर है, तो वहां आपको एक रियल कंपटीशन पता लगता है। क्योंकि आपका जब आप जेई का एग्जाम देने जा रहे होगे तो आई थिंक यही सारे बच्चे आपके वो कॉम्पिटिटर्स बनेंगे जो आपको फाइनल टाइम उन्हीं से आपको कॉम्पीट करना है। अब जब मैं गई थी, मैंने आपको बताया भी कि फर्स्ट डे आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि मुझसे नहीं होगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दैट वाज वन ऑफ द रीजन बैकलॉग। लेकिन बिल्कुल मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बनता है। जब क्वेश्चंस नहीं बनते थे तो हम लोग क्या करते हैं ना, बंद कर देते हैं पढ़ना, और दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। बच्चे को क्या करना है, मैं अपनी क्लास में भी ये सजेशन देती हूँ, क्योंकि जब भी बच्चा मैथ्स के डीपीपी सॉल्व करता है, क्वेश्चन सॉल्व करता है, आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया, मैं कह रही हूँ आपको इस क्वेश्चन में जितना समझ में आए, 1 लाइन 2 लाइन जस्ट राइट डाउन। हो सकता है कि पहला क्वेश्चन नहीं बनेगा, स्किप, सेकंड क्वेश्चन नहीं बना, तीसरा क्वेश्चन नहीं, चौथा क्वेश्चन नहीं, बच्चा क्या करता है, इरिटेट होता है, बंद करके रख देता है, और फिर उस सब्जेक्ट को वो अवॉइड करना शुरू करता है। लेकिन उस वक्त आपको क्या करना है, यू नीड टू कनेक्ट योर टीचर्स, जो मैंने नहीं किया। मैं नहीं बोल रही कि मैं इतनी सिंसियर थी कि मैं खुद गई, मुझे मेरे पापा लेके गए, नहीं नहीं ऐसा कैसे नहीं होगा, वो मुझे जबरदस्ती लेके गए और टीचर से मिलवाया। और उस वक्त बंसल से ऐसे मैं डायरेक्टली मिली, उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये प्रॉब्लम बेटा सबके साथ आती, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एनालिसिस करो कि क्या चीजें समझ में नहीं आ रही है, कौन से कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है। कई बार बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती है, कई बार बच्चों को यही नहीं पता चलता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, किसी बच्चे की सिली एरर होती है, कैलकुलेशन एरर ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बनती है। तो वो चीजें आप बिल्कुल ओपन होकर टीचर से डिस्कस करिए, बिल्कुल आप ये मत सोचो कि टीचर आपके बारे में क्या सोचेगा। तो वो मैंने किया, सर को बताया। रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है, रिजल्ट धीरे 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 अपग्रेड होता है। और मैंने कहा ना, आई वाज इन डी बैच, सबसे वर्स्ट बैच होता था उसमें मैं थी। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करोगे, बस एक्चुअली क्या ना, लगे रहना है। बच्चे जो सरेंडर करते हैं ना किसी सब्जेक्ट को लेके, वही बच्चा निकलता है। मैं बच्चों को भी बोलती हूँ कि 14 लाख बच्चे जेई का फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन 10,000 का होना है, और अच्छी रैंक अच्छे कॉलेज के लिए अंडर 5,000 जाना है। तो आपको 14 लाख में से अगर 5,000 के अंदर आना है, तो आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जो बाकी बाकी बच्चे नहीं करेंगे। और क्लासेस के अंदर भी होता है कि बच्चा ना सब्जेक्ट अवॉइड करना शुरू करता है, क्लासेस आना बंद कर देता है, टेस्ट स्किप करना शुरू कर देता है, और वो बच्चा कंपटीशन के रेस से बाहर हो जाए। तो ये जे की जर्नी में कछुए की जर्नी है, अब लगे रहो, रुकना नहीं है। जितना समझ में आया, आपको दिक्कत है तुरंत टीचर से कनेक्ट करो। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद फैकल्टी, डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हो, जैसे मैं भी डायरेक्ट नहीं बोल पाई थी, हेल्प विद गार्जियन की हेल्प लो, भैया दीदी जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो। स्ट्रेस लेके बैठना नहीं होता है। एक तो होता है बच्चा स्ट्रेस बहुत ले लेता है, और एक बच्चा सरेंडर कर देता है। दोनों चीजें नहीं करनी, आपको डिस्कस करना। तो मैंने भी डिस्कस किया पेरेंट्स से, फिर टीचर से, और धीरे धीरे हेल्प मिली। तुरंत रिजल्ट नहीं आता, बट धीरे धीरे आपको हेल्प मिलती है। जैसे जब बच्चा स्टार्ट करता है तो जेई की जर्नी तो बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करता है, तो वहाँ पे भी बहुत कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो आगे भी आएंगे, जैसे आप लॉग का हो गया या फिर जो भी हो गया, आपको फंक्शन में भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब वो बच्चा उस अप्रोच से करता है, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, और जब वो रिलेशन एंड फंक्शंस क्वेश्चंस करेगा, तब वो क्वेश्चंस जब वो अलग अलग अप्रोच से पता चलेगा कि मैं तो 2-3 अप्रोच से कर सकता हूँ, तो ये कंसिस्टेंसी का गेम बन जाता है कि हाँ लास्ट तक टिके रहना। लेकिन मैं, आप जैसे कोटा में भी पढ़ाए हैं, काकादेव में भी, तो आपने देखा होगा कि जब सेशन शुरू होता है अप्रैल में, तो बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं,
और यही आप लास्ट तक आएंगे कि जनवरी तक आए या फिर नीट वालों का मई तक आए, तो उसमें बहुत कम रेशियो बचता है। तो वो कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? ओके, एक्चुअली क्या होता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर जैसे तुमने बोला बेसिक मैथमेटिक्स को मैं बोलती हूँ ये पूरी मैथ्स में काम आने वाली चीज है, टूल है। यस मैं कहती हूँ जैसे एक जंग में लड़ने जाते हैं तो सैनिक को एक हथियार चाहिए, गोली चाहिए, ये वही है। इसके बिना मैथ्स का कोई भी चैप्टर आपसे नहीं होगा। तो जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो बच्चों को इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस अच्छे से बताते हैं। इनफैक्ट आपको हम बताया, हमारे लेक्चर प्लानर में सबसे ज्यादा लेक्चर जो मैथ्स में स्पेशली मिलते हैं क्लास 11 वो बेसिक मैथमेटिक्स में मिलते हैं, ताकि बच्चों को पहले तो इंपॉर्टेंस समझाई जाए। कंसिस्टेंसी के लिए आई यूज्ड टू डू ना, मैं कुछ एक्सरसाइजेस क्लास में कराती हूँ। हर चैप्टर के बाद मैं जैसे स्टूडेंट्स को रोक के भी इंटरेक्ट, जब मुझे पता लग जाता है कि जैसे कुछ बच्चों की अटेंडेंस कम होना शुरू हो रही है, तो आई यूज्ड टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स। पता करते हो कौन से बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, उनसे हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब आप कनेक्ट करते हो आपको प्रॉब्लम्स पता चलती हैं, उस पर हम वर्क करते हैं, तो बच्चा कंसिस्टेंसी बना रहता है। एंड मैं एक चीज बोलूंगी, अगर आपका टीचिंग स्किल है तो बच्चा आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, हाँ डर हो सकता है, घबराहट होती है, तो उसके लिए आपको जो बच्चे छोड़ रहे हैं या बच्चे जो कम हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको बच्चों से कनेक्ट जरूर करना पड़ेगा। अगर आप बच्चों से कनेक्ट नहीं करोगे, बच्चा बहुत छोटा है, उसको नहीं पता है, 11th क्लास के बच्चे को बहुत सी चीजें नहीं मालूम है, क्योंकि 10 से 11 इज अ मेजर चेंज। स्पेशली इन मैथ्स में एनसीईआरटी का रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है जे के अंदर। बच्चे को 10 तक हैबिट होती है फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें आ रही हैं और डायरेक्ट कुछ आता नहीं है। जेई में तो चीजें रिपीट भी नहीं होती है, कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं होता है, आपको हर बार नया क्वेश्चन सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए बच्चा पता है कम कब शुरू होता है, जब उसके टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, जब उसका बैकलॉग बनने लगता है। तो हम वेट नहीं करेंगे कि 8-10 टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद अगर आप बच्चे को पकड़ोगे तो बच्चा आपके हाथ से गया। आपको हर टेस्ट के बाद यू नीड टू एनालिसिस कि कौन सा बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा है, कौन कम आ रहा है, और अगर कम आ रहा है तो उसका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल गिर चुका है। उसको बिल्डअप करने के लिए अब उसको थोड़ा मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है। तो मतलब मैं स्पेशली ऐसा करती हूँ, क्लास में बच्चों को रोक के पूछ लेती हूँ जस्ट एज अ फ्रेंडली, क्योंकि क्लास के अंदर आई एम वेरी स्ट्रिक्ट फैकल्टी, बच्चे मुझे हिटलर भी बोलते हैं पीछे से, लेकिन आउटसाइड द क्लास आई एम वेरी फ्रेंडली विद स्टूडेंट्स। पूछती हूँ क्या कंसर्न है, तो वो मुझे अपनी चीजें बताते हैं। They used to come in the classes. हाँ, I'm giving my 100%। ये तो नहीं कि सारे बच्चे आ पाते हैं, सारे तो नहीं आ पाते, बट एज अ फैकल्टी जितना रोल कर सकते हैं उतना हम प्ले करते हैं। जैसे आपने बीच में बताया था कि एज अ मैथ्स फैकल्टी, और वो भी जेई में एक लेडीज फैकल्टी हो, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। और साथ में ये भी लोगों का अप्रोच रहता है कि लड़कों का ही मैथ अच्छा होता है। तो आपकी मैथमेटिक्स कैसे स्ट्रांग हुई मैम? कैसे मैथ से लगाव हुआ और कब डिसाइड किया कि हाँ मुझे मैथमेटिक्स का टीचर बनना है? एक्चुअली जब मैं बचपन में थी छोटी, तो मुझे जब मुझे को बचपन पूछा था क्या बनना है, तो आई यूज्ड टू से डॉक्टर। मेरी लड़कियां डॉक्टर ही बोलते हैं। मुझे मजा मैथ्स में हमेशा से आता था, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मतलब टेबल्स लर्न करने को बोला मम्मी ने, तो मैं फटाफट याद कर ली। मेरे घर का जो एटमोसफेयर था ना, मम्मी पापा का जो एनवायरमेंट था, वो हमेशा स्टडीज पे ध्यान देते थे। लाइक अगर मेरी गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हॉलीडे होमवर्क खत्म किया डन, नहीं, मेरी मम्मी को टेबल्स याद कराती थी, बैठो लर्न करके सुनाओ। पापा का भी टाइम की, जैसे वो ड्यूटी से आ रहे हैं तो ही मेक श्योर कि बच्चे ने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा। वो ना ऐसा नहीं कि डे पूरा खराब होना चाहिए, आप खेलो भी कूदो भी। तुम्हारे घर का जो एनवायरमेंट था वो मैथ्स शुरू, एक्चुअली बच्चों ने क्या, बच्चों को मैथ्स के लिए पुश करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड टेबल एंड ऑल। फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा मैथ्स में, मुझसे मिस्टेक रेयर होती थी। फिर जैसे मैं 6 क्लास में गई तो आई वाज वेरी लकी, मुझे एक जैन सर मिले एंड आरजी सेंसर वाज वेरी गुड फैकल्टी। मतलब वो कह सकते हैं मेरी लाइफ में मैथ्स के वो फैकल्टी थे जिन्होंने मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा करा दिया। मेरे एक्चुअली क्या होता था, उनसे पहले जब 5th तक पढ़ती थी मैथ्स में कभी फुल नहीं आते थे। आई यूज्ड टू डू कैलकुलेशन एरर, बहुत कैलकुलेशन एरर होती थी। सर से मैंने पढ़ना शुरू किया। सर मुझसे पूछते थे कि तू सिर्फ सही आंसर है उस पर ध्यान देती है, गलत क्यों उस पर ध्यान नहीं देती है, तो तू जस्ट आर्ग्यू कर मेरे साथ, ये ऐसा मेथड क्यों नहीं हो सकता है। तो आरजी सेंसर वाज द मेन रीजन जिन्होंने मुझे इक्वली इंटरेस्ट दिलाया। उनका पढ़ाने का स्टाइल वाज वेरी ऑसम, तो वो स्टाइल भी मैंने कॉपी किया काफी। मैं पढ़ती थी उनसे ही, डिस्कस भी करती थी, तो मजा आता रहा। मैथ्स तो मैं हमेशा मैथ्स सबसे ज्यादा करती थी। मेरा कोई भी एग्जाम हो, मैथ्स में मेरी रफ कॉपी बहुत जल्दी भरती थी, मजा आता था। फिर आपने जैसा बोला इंटरव्यू में, आपको बताऊंगी मेरा आकाश का इंटरव्यू राउंड था फाइनल, एंड तब तो मुझे नहीं पता था दैट इज आल्सो राउंड। मुझे लगा हो गया सिलेक्शन एंड आई वाज हैप्पी। मुझे लोकेशन बता दी, आपको कानपुर जाना है। वो लेटर देने के लिए ना, एमडी सर थे जेसी चौधरी सर, उन्होंने बुलाया मुझे। तो
तब तक मतलब मुझे ये नहीं पता था ये भी ग्राउंड चल रहा है, आई थॉट जस्ट इन अट्रैक्शन है। तो सर ने मुझसे जनरली क्वेश्चंस पूछा कि कोटा से हो आप, तो मैंने कहा यस। तो फिर उनका फर्स्ट क्वेश्चन था कि कोटा होके आप इधर आए हो दिल्ली, तो आई जस्ट गेव ऑनेस्ट आंसर। मुझे तब तो पता नहीं था राउंड है, मैंने कहा सर एक्चुअली कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आकाश ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, तो आई टुक इट। फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि लड़की होके मैथ्स कैसे, दैट वाज दी लड़की होके मैथ्स ही क्यों सेलेक्ट किया। तो मैंने भी सर को डायरेक्टली आंसर दे दिया कि सर के लिखा तो नहीं है कि लड़कियां मैथ्स नहीं पढ़ा सकती। तो उन्होंने बोला हाँ ये तो नहीं है, एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि उन्होंने फीमेल फैकल्टी देखी। एंड यू वोंट बिलीव पीयूष, जब हम ट्रेनिंग करने गए थे कि 1 मंथ आकाश हमें ट्रेनिंग देता था बिकॉज वी वर फ्रेशर, Yes, ma'am. तो यू वोंट बिलीव आउट ऑफ 11 कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए थे मैथ्स में 6 वर गर्ल्स, 6 लड़कियां थी। एंड उसके बाद पढ़ाना शुरू किया, पढ़ते चले गए पढ़ते चले गए। तो ये जो मेंटालिटी है कि लड़कियों की मैथ्स अच्छी नहीं होती, बॉयज की मैथ्स अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों को सब बोलते हैं कि ये रट्टू तोता होती हैं, याद कर लेती है, लर्निंग एबिलिटी अच्छी होती है, Yes, ma'am. बट मैं बताऊँ लर्निंग एबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड रीजन। क्यों? आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। Yes, का ma'am. क्या लगता है अगर फॉर्मूलाज याद नहीं है, एल टू का इंटीग्रेशन सडनली याद नहीं आया, तो ऐसा अगर याद नहीं तो फटाफट सॉल्व करेगा एलेट लगा के। लेकिन हाँ क्यों, आपको अगर याद है तो वो आप यूज कर सकते हो। तो लर्निंग एबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड फैक्टर फॉर्मूलाज याद करने के लिए। एंड ये इंटरव्यू में क्या बच्चों को आज तक फीमेल मैथ्स लेके मैं लड़कियों को बोलूंगी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है मैथ्स के अंदर। तो मैं इसको जेंडर से नहीं बोलूंगी कि मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही अच्छा पढ़ा सकते हैं, डिपेंड ऑन कितना अच्छा नॉलेज है आपको, कितना अच्छा टीचर। मैम जैसे मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, तो उसमें भी मैंने ये देखा कि जो लड़कियां हैं वो ज़्यादातर अभी भी डॉक्टर बन रही हैं, या फिर फाइनेंस सेक्टर में, कि इनका मतलब जो ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है कि फाइनेंस सेक्टर में लड़कियां जा रही हैं एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग। तो इस पे क्या बोलना चाहेंगी मैम? मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि जिसमें इंटरेस्ट है गो फॉर दैट। आप ये मत सोचिए कि हमारे लिए स्कोप इंजीनियरिंग में नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंजीनियरिंग में स्कोप है, अच्छा कर सकती हैं। अगर तुम बोलोगे तो कंप्यूटर में ज्यादातर गर्ल्स होती हैं सीएस एंड आईटी के अंदर। तो ऐसा आपका बच्चों का इंटरेस्ट होना चाहिए। जेई नीट ही एक इंडिविजुअल फील्ड नहीं है, इसके अलावा जिसमें आपका इंटरेस्ट है, बट यू शुड गिव 100% दो, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाना चाहिए। कि कोई जेंडर आपको डिसाइड नहीं करता कि आपको किस फील्ड में जाना है। मतलब मैं बोलूंगी जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, मैं पेरेंट्स से भी सजेस्ट करूंगी, डोंट फोर्स द स्टूडेंट्स कि आपको जेई करना है, नीट करना है, जस्ट सी उस बच्चे को किस में इंटरेस्ट है। हाँ करेक्ट गाइडेंस की जरूरत है, ऐसे नहीं है बच्चा कुछ भी डिमांड कर रहा है तो उस अकॉर्डिंग नहीं, बट करेक्ट गाइडेंस के साथ बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है अलाउ करिए। आपने बताया कि आपने बंसल क्लासेस से पढ़ा है और आपने बंसल सर के साथ खुद इंटरेक्शन है, बंसल सर ने आपको भी पढ़ाया है। तो एक जब जेई एस्पिरेंट पढ़ता है मैथ्स, तो अभी बच्चों के अंदर एक है कि बंसल सर थे, या फिर कोटा में भी बहुत ही है कि बंसल सर। तो क्या एक रियल बंसल सर थे, और एक वैसी बातें जो बच्चों को नहीं पता है जो बंसल सर के बारे में? बिल्कुल, अगर मैंने तो पढ़ा भी है, इंटरेक्ट भी किया है, मैं ये बोलूंगी कि सर का जो पढ़ाने का टीचिंग स्किल था, मतलब मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ और मैंने काफी टीचर्स देखे हैं। टीचर्स बहुत सभी, मैं सभी टीचर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट अगर मुझसे कोई फेवरेट पूछा जाएगा तो वो है मंजर सर। मैं आपको बताती हूँ, एक चैप्टर होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, है ना, वो चैप्टर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था, ठीक है, बहुत चैलेंज होता था। आई यूज टू गो टू सर, मैंने सर को पूछा, सर ने मुझे बहुत ऐसी ट्रिक्स बताई जो काफी जो जिसने उस चैप्टर को आसान बना दिया। मतलब क्या होता है जब आपको कोई चैप्टर टफ लगता है, वो कब लगता है जब आपको उसमें इंटरेस्ट क्यों खत्म होता है, वो चैप्टर हार्ड है। यस मैम। जब चैप्टर टफ होता है यू विल सरेंडर एंड नहीं पढ़ना, क्योंकि जेई तो सब जेई में सब नहीं पढ़ना। लेकिन सर का कहना होता था कि क्यों नहीं पढ़ना है, कोई भी चीज चैलेंजिंग नहीं है। तो अगर आप सर से मैं कनेक्ट करती थी, सर उस चैप्टर को पढ़ाने के वो तरीके बताते थे जो उस चैप्टर को बहुत ईजी कर देते थे और इंटरेस्ट डेवलप कराते थे। इंटरेस्ट जब डेवलप होता था तो वो चीज, सर का टीचिंग्स का सच है ये कि सर ने बहुत सारे, इनफैक्ट बहुत सारे टीचर्स को भी बंसल सर ने पढ़ाया है। अगर आपने देखा बहुत सारे टीचर्स कोटा से पढ़े हैं एंड स्पेशली बंसल सर से पढ़े, तो ही इज द गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, आई मस्ट से। उनका टीचिंग स्किल्स, उनका कंटेंट, उनका डीपीपी, उनका मॉड्यूल, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। मैं खुद आज भी सर का कंटेंट फॉलो करती हूँ, क्योंकि सर का जो था जेई के लिए जो बेस्ट टीचिंग बोल सकते हैं मैथ्स के अंदर। मैम आपको कोटा में इतने सालों का एक्सपीरियंस है, और अभी भी बच्चों का एक माइंडसेट रहता है, जो अभी माइंडसेट है बच्चों का कि कोटा
मतलब बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन टाइप में जा रहा है या फिर कुछ भी। और एज़ कंपेयर आपने बताया कि आप कोटा में पहले भी रही हैं, तो क्या आपको डिफरेंस दिखता है इन 10 सालों में कि पहले कोटा कैसा था, आज कोटा कैसा है, और एक ऑनलाइन एजुकेशन आने के बाद कोटा में क्या चेंजेस है? बहुत मेजर चेंज हो गए। जब मैंने जेईई की तैयारी की थी तो इट वाज 2009 एंड काफी डिफरेंस हो गया, काफी लंबा पास्ट है। उस वक्त क्या होता था ना कि हर सिटी के अंदर इंस्टीट्यूट नहीं थे। यस मैम। तो अगर आपकी सिटी में इंस्टीट्यूट नहीं है तो बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। और उस वक्त जो टीचिंग को लेके अवेयरनेस थी, एटमॉस्फेयर था, वो उस वक्त कोटा में था या कानपुर में, आपने जैसे बोला काकादेव, उधर भी था। तो कुछ ही सिटीज होती थी और जिसके लिए बच्चे को अपने शहर को छोड़ना पड़ता था। तो उस वक्त आपके पास नहीं कहते क्रीम लेयर, एक जैसे अगर कोई पेरेंट्स बाहर भेज रहे हैं तो पेरेंट्स बाहर का बेसिस जब बच्चा या तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, यस मैम। ठीक है, तो पेरेंट्स की फाइनेंशियल क्राइसिस भी होंगी ना। मैंने कितने पेरेंट्स को देखा और खेत बेच के भी बच्चे को कोटा भेज के पढ़ाते थे। इनफैक्ट मेरे पापा ने जब मुझे पढ़ाया था तो भी उन्होंने कर्जा लिया था क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग नहीं थी। मुझे पढ़ाने के लिए उन्होंने कर्जा लिया, काफी टाइम तक चुकाया भी। तो पेरेंट्स भेजता है पढ़ने के लिए। तो उस वक्त आपके पास जो स्टूडेंट्स आते थे दैट वाज अ क्रीम, मतलब कह सकते हैं बच्चा बहुत बहुत अच्छा माइंड का आता था। और कंपटीशन भी बहुत टफ होता था। जब एक अच्छे बच्चों के बीच में वो कंपटीशन फाइट करता था तो वहां से रैंक आती थी। तो उस वक्त ये था कि आपके पास जो बच्चा आ रहा है वो गोल ओरिएंटेड आ रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ, सभी सिटीज में कोचिंग खुलने लगी। धीरे धीरे एटमोस्फेयर हो गया कि नहीं, हमारे घर का बड़ा बच्चा भी कोटा गया था, सिलेक्शन हुआ था, छोटा गया था वो भी हुआ था। तो अब कुछ फैमिलीज का मैंने देखा कि इन्होंने एक रूल बना दिया, रिचुअल, नहीं जाना ही जाना है। कुछ बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो भी पेरेंट्स भेज रहे हैं। अब अनइंटरेस्टेड बच्चे को आप भेजोगे, जब उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो विल गेट डिमोटिवेटेड, डिप्रेशन में जाएगा। तो उसके लिए वो फ्रेंड सर्कल्स में भी जाता है, उसके इंटरेस्ट भी बदलने लगते हैं और वो डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है, डिप्रेस्ड भी हो सकता है। तो धीरे धीरे ये एटमोस्फेयर क्रिएट होता गया। अब जब काफी सिटीज में खुल गए हैं, पीडब्ल्यू की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इनफैक्ट अलग से ना छोटे छोटे शहर में भी खोल दिया। यस अभी मैम। हम जाते हैं तो जिस शहर में कुछ नहीं था वहां पे अलग से ने पाठशाला सेंटर्स खोले, जिसकी यस फीस मैम। बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, बहुत कम फीस है। वहां बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो जो सिटी के पेरेंट्स फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे कि वो बाहर भेज सकते थे, वहां बच्चे पढ़ते थे, वहां बच्चे पढ़ते हैं। तो अब बच्चों को जो अपने शहर में खुल गया, मैं बोलूंगी अगर आपके शहर में है तो नो नीड टू गो कोटा, क्योंकि आपका फाइनेंस बचता है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, एक रिजल्ट के लिए पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट तीनों का रोल इंपॉर्टेंट है। यस मैम। तो उस वक्त मॉरल सपोर्ट के लिए अगर आपके शहर में आपके पास मम्मी पापा आपके रहेंगे तो आपका एक मॉरल सपोर्ट रहेगा, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी बच्चे के रिजल्ट के लिए। अब बच्चे का मूवमेंट बहुत कम है कोटा के अंदर। जैसे अभी तुमने बोला डिप्रेसिव एनवायरनमेंट है या सुसाइड केसेस बहुत बढ़ गए हैं, प्रेशर तो है नो डाउट, लेकिन ये सिर्फ रिजल्ट का प्रेशर नहीं है। मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है, अनइंटरेस्टेड बच्चा आ रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, फ्रेंड सर्कल्स बन रहे हैं, तो कई बार बच्चों से कुछ मिस्टेक्स भी हो जा रही है बिकॉज वो अभी काफी इमेच्योर्ड है। अभी बच्चे को नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। तो बच्चा उसकी वजह से भी डिप्रेस्ड हो रहा है, सुसाइड कर रहा है। क्योंकि जितने केसेस मैं जैसे सुनती हूँ, बिकॉज मैं यहाँ रह रही हूँ, तो इनफैक्ट 95 97 8% का कोई रीजन स्टडीज प्रेशर नहीं है, ये कोई पढ़ाई का प्रेशर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अनएजुकेटेड बच्चे को भेजोगे, उसको पुश कर रहे हो, जबरदस्ती उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ केसेस हैं तो बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, जो कि नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। तो अब तो बहुत डिफरेंस है, अब बच्चे का मूवमेंट बहुत कम है। तो उसके दो तीन फैक्टर्स हैं कि सिटी में खुल चुका है, सेंटर्स हर सिटी में है, तो बच्चे का मूवमेंट कम है। एंड जो भी अभी कोटा में बच्चे को मोस्टली कोटा के ही हैं, जो यहाँ शहर के यहाँ पे थोड़े आसपास के अब जिन शहरों में अभी भी नहीं खुला है, हाँ दे आर कमिंग कोटा, रैंक के लिए आते हैं। तुमने जैसे थोड़ी देर पहले बोला कि रैंक के अभी भी रैंक यहीं से आ रही है, बिकॉज हाँ वर्क कर रहा है। क्योंकि कोटा में बच्चा 6 क्लास से भी जेई की शुरू कर देता है प्रिपरेशन, और 6 क्लास से जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है उसका जो माइंड सेट होगा वो एज कम्पेयर टू जो 11 से स्टार्ट कर रहा है, जो ड्रॉपर में कर रहा है, उसके कंपेरेटिवली अच्छा होगा। तो बच्चे का रिजल्ट जो रैंक है वो आती है। लेकिन मैं कहूंगी जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, हाइब्रिड हो, जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ो, अगर बच्चा स्टूडियस है, गोल ओरिएंटेड है, 100% एफर्ट्स दे रहा है, तो वो लाइफ में कुछ ऐसा जरूर करेगा। क्योंकि कुछ लक फैक्टर भी मैटर करता है, सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं। यस लेकिन मैम। अगर आप 100% दे रहे हैं तो आपने जो भी मेहनत की है वो लाइफ में आपको जरूर काम आएगी, कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। जैसे मेरा भी आईआईटी में बहुत अच्छा रैंक नहीं है, लेकिन आज मैं बच्चों को पढ़ा रही, खुद आईआईटी नहीं बन पाई, दैट्स अ प्राउड फीलिंग कि बहुत सारे बच्चों को आईआईटीएंस बनाएंगे। ऐसे बहुत सारी टीचर्स हैं यस जो मैम। अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी टीचर्स हैं जो उन्होंने कॉलेज भी कंप्लीट किया और आज वो बहुत, जैसे अलग सर है हमारे,
आज यस उन्होंने मैम। यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी कर दी। तो डज़न्ट मैटर कि आप आईआईटीएन हो, आप नीट क्वालीफाई किए हो, बहुत अच्छे डॉक्टर हो, बहुत कोई भी एग्ज़ाम हो। कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपको डिसाइड नहीं करता है कि आपका फ्यूचर क्या है। आपका अगर आपने मेहनत की है तो ये कहीं न कहीं यूटिलाइज़ होगी और अच्छी जगह होगी। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं, जो बच्चे जेईई नहीं कर पाए लेकिन आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बिकॉज़ ऑफ हार्ड वर्क। मैम जैसे अभी बच्चों का पेपर हुआ है, क्लास 10th का हो गया है, क्लास 12th का भी लगभग पेपर खत्म हो गया है। अब बच्चे 11th में मूव करेंगे, कुछ जेई लेंगे, नीट लेंगे, साथ में ड्रॉपर वाले बच्चे भी होंगे। तो उनको ये एक डाउट रहता है कि अगर मैं अपने पास के सेंटर में एडमिशन लेता हूँ तो क्या वही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जो एजुकेशन हब जैसे सिटी कोटा हो गया, काकरदेव हो गया, दिल्ली जैसे बहुत जनकपुरी सेंटर हो गए, या फिर सीकर जैसे सेंटर हो गए, क्या वो क्वालिटी एजुकेशन मुझे मिलेगी जो मुझे पास वाले सेंटर्स पे मिलेगी? ये डाउट बच्चों का सबसे इम्पोर्टेंट डाउट रहता है। देखो, मैं पीडब्ल्यू को लेके तो बिल्कुल बता सकती हूँ पीयूष। देखो, अभी एक्चुअली ना लोगों को काफ़ी ऑनलाइन या ऑफलाइन का पता रहता है। एक यस बीच में एक अलग सर ने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है पाठशाला का। यस मैम, यस मैम। पाठशाला इज़ अ मॉडल जिसमें जो टीचर्स कोटा में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं पाठशाला का इस वक़्त पार्ट हूँ, बहुत छोटी-छोटी सिटीज़ एक साथ ज़ूम कॉल से कनेक्ट होती हैं। दे कैन कनेक्ट विद अस। वो हमसे बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, प्योर ऑफलाइन एनवायरनमेंट होता है। यस लेकिन मैम। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स छोटी सिटी में मूव नहीं करना चाहते, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो कहीं सेट हैं, तो वो छोटी सिटी में नहीं जाएँगे। तो इस पाठशाला के मॉडल से उन बच्चों को वही क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, जो स्टूडेंट को कोटा में मिलता है। तो अगर बच्चा पीडब्ल्यू के पाठशाला से कनेक्ट होता है, तो पाठशाला इज़ अ मॉडल। जैसे अभी ना मैं वारदा गई थी, धुले गई थी, बहुत छोटे-छोटे शहर है, हिंगोली महाराष्ट्र में एक शहर है। मतलब वहाँ पे मतलब बहुत छोटे-छोटे शहरों को सर ने कनेक्ट किया है, जहाँ पे कोई कोचिंग नहीं है। तो यस मैम। उनको वही कंटेंट पढ़ा तो हम ही रहे हैं, वही टीचर्स पढ़ा रहे हैं दिल्ली के, नोएडा के, कोटा के, सीकर के, क्योंकि वो लोग उस शहर में नहीं जा सकते। पाठशाला एज़ अ मॉडल बच्चों को वही क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है एंड इट्स अ प्योर फीलिंग ऑफ ऑफलाइन। बच्चा कनेक्ट कर सकता है, बात कर सकता है। तो ये तो हम नहीं कहेंगे कि उसको वो क्वालिटी एजुकेशन उसके शहर में नहीं मिलेगी। हाँ, थ्रू पाठशाला वो मिल सकती है और काफ़ी टीचर्स मूव कर रहे हैं, बाकी इंस्टीट्यूट का तो मुझे नहीं पता, बट पीडब्ल्यू के आई कैन से कि वो क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। मैम जो ये आपने बताया पाठशाला का मॉडल, अभी तो ये किसी और इंस्टीट्यूट ने अडॉप्ट नहीं किया है, लेकिन क्या ये डिफरेंस है एज अ विद्यापीठ और पाठशाला में? थोड़ा-सा ही डिफरेंस है, मैं आपको बताती हूँ। क्या डिफरेंस है, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, राइट? एक यस क्लास के अंदर हम जाते हैं तो हमारे पास सामने आई थिंक 70, 80, 100 बच्चा बैठा है ऑफलाइन के अंदर। आप उनसे बात कर रहे हो, वो आपसे बात कर सकते हैं, क्वेश्चंस आपने पूछा, वो किया। पाठशाला में क्या हो रहा है, आप एक स्टूडियो से पढ़ा रहे हो। एक बहुत बड़ा टीवी स्क्रीन सामने है जिसमें मान लीजिए 10 या 10 पाठशाला ने जॉइन किया। जैसे अभी मैं पढ़ाती हूँ यूपी, मथुरा, अलीगढ़ एंड मुरादाबाद, बिजनौर, बहुत सारी पाठशाला, अयोध्या। या वो बच्चे कनेक्ट होते हैं। लोगों को लगता है तो ये ऑनलाइन, बिल्कुल नहीं फीलिंग आती ऑनलाइन की। उसमें अलग सर ने क्या कर रखा है, हर एक क्लास के अंदर माइक है बच्चों के पास। बच्चा हमसे बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, हमें बच्चों के एक्सप्रेशन भी दिखाई दे रहे हैं। आई कंप्लीटली एग्री, एक साथ मैं सभी पाठशाला का नहीं देख सकती, पर टीचर्स को जिस तरीके से गाइडेंस दी गई है, जिस तरीके से हमारी ट्रेनिंग हुई है, हम उसमें टीचर बच्चों का क्लास में कंटिन्यू इंटरेक्शन देखते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि क्लास के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, सर ने हर क्लासरूम के अंदर क्लास इंचार्जेस खड़े कर रखे हैं। दे यूज टू मॉनिटर कि बच्चे का क्लास में ध्यान है कि नहीं, बच्चे कॉपी में लिख रहे हैं कि नहीं, नोट्स बना रहे हैं कि नहीं। तो उस तरीके से हम बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। उस बहुत कम फीस है इसकी। ऑफलाइन कंपैरिजन में सर ने इसकी फीस बहुत कम कर रखी है। बच्चा बहुत कम फीस में वही क्वालिटी एजुकेशन ले रहा है, वही क्वालिटी एजुकेशन टीचर्स के बच्चों को मिल रही है, वही कंटेंट मिल रहा है, वही मॉड्यूल मिल रहा है जो एक ऑफलाइन सेंटर के बच्चों को मिलता है। बच्चा बात कर सकता है, डाउट पूछ सकता है, बच्चा काफ़ी अच्छे से बात कर सकता है। एंड एक और सबसे बड़ा रीज़न है, पाठशाला में 2 टीचर सिस्टम है। एक जो आपको पढ़ा रहा है, यस मैम। दूसरा आपके सेंटर पे 9 आवर्स अवेलेबल है। सुबह से लेके शाम के 9 बजे तक। आप बिंदास पूछिए डाउट। उसको मान लीजिए मेरे लेक्चर से कोई चीज़ समझ में नहीं आई, यस तो मैम। वो उस टीचर से आके पूछ सकता है। तो उसको वेट नहीं करना है अगली क्लास तक कि मैम की क्लास आएगी तभी मैं पूछूँ। क्लास में बिंदास पूछ सकता है, लेकिन उसके बाद दूसरा भी एक ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है। वो वहाँ जाके अपने डाउट्स पूछ सकता है, क्वेरी रेज़ कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि अगर आप छोटी सिटी में हो तो कोटा का टीचर मूव नहीं करना चाहेगा या दिल्ली का टीचर मूव नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ पाठशाला के थ्रू बच्चे को वही एजुकेशन मिल रही है, 2 टीचर सिस्टम मिल रहा है। एंड वन मोर पॉइंट जो ऑनलाइन सिस्टम में थोड़ा-सा मिसिंग हम फील करते हैं, कि जो टेस्ट कंडक्शन होता है, यस मैम। टेस्ट का एनालिसिस, टेस्ट का पेपर डिस्कशन, वो जितना हम प्रोडक्टिव पाठशाला या ऑफलाइन में कर सकते हैं, उतना ऑनलाइन में नहीं कर सकते। यस मैम। यस मैम।
क्योंकि हमें पता नहीं ना, हम टेस्ट करा रहे हैं बच्चा कितने ऑनेस्टी के साथ एग्जाम दे रहा है। तो पाठशाला में बच्चे को वो एटमॉस्फेयर फीलिंग, एग्जाम सेंटर पे किस तरीके से एग्जाम देना है, वो सेंटर पे आके एग्जाम दे रहा है, तो मैं आपको बोलूंगी इट्स अ प्योर ऑफलाइन, बच्चे के लिए प्योर ऑफलाइन फीलिंग है। बस उस बच्चे को मैं टीवी स्क्रीन के अंदर दिख रही हूँ, वो बात कर सकता है, और ऑफलाइन में हम टीवी स्क्रीन के बाहर दिखते हैं। और हमें गाइडेंस रहती है, हम बच्चों से इंटरेक्ट करने जाते हैं, उनके सेंटर्स भी विजिट करने जाते हैं जब भी हमें रिक्वायरमेंट लगती है। तो दैट इज वन ऑफ द गुड मॉडल, जो अलग सर ने बहुत अच्छा एक मॉडल निकाला है बच्चों के लिए, जो काफी प्रोडक्टिव भी जा रहा है, यस बहुत मैम। सारे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़। मैम जैसे आपने ये पाठशाला के बारे में बताया कि छोटे छोटे शहरों को कनेक्ट कर रहा है, छोटे छोटे गाँवों को कनेक्ट कर रहा है, तो जैसे सर ने रिवोल्यूशन लाया ऑनलाइन एजुकेशन, और आज भी सर मोर फोकस करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ना चाहिए, इंडिया में बढ़ना चाहिए, अच्छे से बढ़ना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन सेंटर। आज पीडब्ल्यू के 350 प्लस सेंटर्स हो गए हैं ऑफलाइन में, और उससे भी ज़्यादा ही होंगे अब। तो तब भी सर फोकस करते हैं कि मुझे ऑनलाइन को बढ़ावा देना है, ऑनलाइन सेंटर। इसमें एक ये भी है कि गर्ल्स एजुकेशन को भी बढ़ावा मिल रहा है एक ऑनलाइन से। तो क्या डिफरेंस रहता है एक फैकल्टी मेंबर के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन? तो सर का जो है ऑनलाइन का, वो एक्चुअली इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज कुछ बच्चे शायद पाठशाला तक भी नहीं आ पा रहे। यस मैम। अब जैसे कोई बच्चा, मैंने कितने एग्जांपल्स देखे हैं, रिक्शा भी चला रहे हैं, थोड़ा घर में भी हेल्प कर रहे हैं, है ना, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग है, एक फोन बेचने वाले का रिजल्ट आया था, बच्चे का एग्जांपल दिया था सर ने। यस मैम। यस मैम। तो रोहित वो रोहित करके। आई थिंक उतनी फीस भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि वो पाठशाला आ पाए, इनफैक्ट उसके पास टाइम ही नहीं है। तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा फैक्टर हो जाता है ऑनलाइन, क्योंकि काफी पेरेंट्स गर्ल्स को बाहर नहीं भेजते पढ़ने, ठीक है, इनफैक्ट वो सिटी जहाँ भी वो पढ़ रही है वहां तक भी कई बार पेरेंट्स बच्चे नहीं आ पाते। तो उनके लिए ऑनलाइन को तो बहुत प्रमोट करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर बच्चा सिंसियर है तो मैं आपको बताऊं कि बच्चा ऑनलाइन से भी बहुत अच्छा रिजल्ट लाता है और ला रहा है। लास्ट ईयर भी रैंक आई है, इस साल भी बहुत अच्छी रैंक आई, इस साल भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए जेईई और नीट। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, आपके पास रीचेबल नहीं है, तो वो ऑनलाइन के थ्रू आपसे कनेक्ट करो, क्योंकि आजकल हर एक बच्चे के पास मोबाइल है, उस मोबाइल पे वो लेक्चर्स देख सकता है। तो उस लेक्चर के थ्रू बहुत सारे बच्चे रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो अब एज अ टीचर के लिए क्या डिफिकल्ट होता है, स्टार्टिंग में डिफिकल्टी फेस होती है, बाद में नहीं होती। स्टार्टिंग में जैसे जब मैं ऑफलाइन से ऑनलाइन आई थी, जब आपको नहीं पता होता है तो ऐसा अलग से ट्रेनिंग सेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अब तो बहुत सारे फीचर्स आ गए, मैं आपको बताती हूँ, पोल क्रिएशन लाइक फीचर होता है, यस मैम। यस जिसमें ऑनलाइन पोल क्रिएट करते हैं, बच्चों के रिस्पॉन्सेस पता चलते हैं। सर टाइम टू टाइम फीडबैक फॉर्म्स जाते हैं, टाइम टू टाइम बच्चों की कमेंट सेक्शन पे हम लोग चैट, जैसे कोई क्वेश्चन डाला, कोई हमने गूगल फॉर्म भरवाया, उसके थ्रू मान लो जैसे बच्चों को हमें पता करना है कौन से चैप्टर में रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, तो सर एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट करवाते हैं जो पीडब्ल्यू ऐप पे है, बच्चा वहां चैप्टर्स मेंशन कर देता है, तो विल गेट टू नो आइडिया कि बच्चे की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कमेंट सेक्शन हम नहीं देख पाए, बहुत सारे आइडियाज हैं। आप बताते हो कि डाउट इंजन करके एक सिस्टम है पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर, उसमें बच्चों के डाउट्स, जैसे लेक्चर हुआ, मान लो हम उनके कमेंट्स नहीं देख पाए, बच्चों ने डाउट डाले विद इन 24 आवर्स, एक तो एक टीचर्स है डाउट फैकल्टी की पूरी टीम बनाई हुई है, उनको वो आंसर्स देना, उसके बाद जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं विद इन 24 आवर्स उनको डाउट सोल्यूशन डालना है। तो बच्चों के लिए सर ने धीरे धीरे हर वो फैसिलिटी कर दी कि बच्चों को वो ऑफलाइन वाली फील नहीं मिल रही है, वो टच ही ना मिले, वो फील ना मिले, क्योंकि हर एक बच्चा पाठशाला ऑफलाइन तक नहीं आ सकता। तो अब तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज कर दी है सर ने ऑनलाइन में, और सर इतने सारे फीचर्स एनहेंस करते जा रहे हैं। हर साल सर विश्वास दिवस पे कोई नया नया फीचर्स लाते हैं, ताकि ऑनलाइन एजुकेशन को काफी बूस्टअप कर सकें, बच्चे को वो फील मिले जो एक ऑफलाइन वाले बच्चे को फील मिलती है। तो अब टफ नहीं लगता, स्टार्टिंग में था, काफी डिफरेंस था। अब हम, क्योंकि इतने सारे सिस्टम्स बन चुके हैं, पोल वाला, डाउट इंजन, तो हमें आइडिया लगने लग गया, जो एक ऑफलाइन में फैकल्टी को एक्सप्रेशन से पता चलता है, डाउट पूछ के पता लगता है, ऑनलाइन में थ्रू डाउट इंजन, थ्रू पोल क्रिएशन, थ्रू कमेंट सेक्शन काफी चीजें पता लग जाती है। मैम जैसे पीडब्ल्यू ने एक पोल, आपने बताया कि पोल एक फीचर लाए हैं, तो इसमें जो बच्चों का डाउट है कि जब बच्चा प्रिपरेशन करता है ऑनलाइन में, कि मतलब अब ये नहीं पता कि पीडब्ल्यू के सेंटर्स या फैकल्टी मेंबर को पता है नहीं कि जो आंसर्स आते हैं, टॉप आंसर्स आते हैं, उसमें कुछ सेकंड्स में आंसर होते हैं, 0.1 सेकंड, 0.2, लेकिन जो जेन्युइन बच्चा कर रहा है क्वेश्चंस, कोई मैथ का क्वेश्चन है, अब वो 0.1 सेकंड में आ गया और बच्चों को लग रहा है, और ऐसे ही बहुत सब आंसर में एक दो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें बहुत जल्दी बच्चों ने आंसर किया है, और उससे दूसरे बच्चे जो एवरेज टाइम होता है, उससे दूसरे बच्चे जो जेन्युइन कर रहे हैं, उन्हें डाउट होता है कि क्या मैं पीछे चल रहा हूँ, और ऐसे ही डिप्रेस भी होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में एक तो रहती है कि बच्चे का दिमाग चलते रहता है कि
क्या मेरे से अच्छा किसी और को कंटेंट मिल रहा है नहीं। दूसरा ये भी कि देख रहा है कि मेरे से अच्छे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं और तब कि मैं इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो ऐसा कैसे। होता है, आपने सही बोला। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, मुझे पता है जेई का सवाल है, 2 मिनट्स की रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन करने के लिए, तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन में वो हमको बेवकूफ बनाए। मैं मतलब पहली बार जब रिजल्ट निकालूंगी 0.2 सेकंड 0.10 सेकंड, आई यूज्ड टू अवॉइड दैट। और एक बार हम उनको फिर बेटा इतने इंटरवल में आपने किया है तो ये डेफिनेटली रॉन्ग है। और ऐसा नहीं ऑनलाइन टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, दे यूज्ड टू गेट स्ट्रिक्ट ऑन दीस थिंग्स, वो यस मैम। स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं, उनको समझा देते हैं। हाँ, अगर आपकी ना बच्चों पे नहीं होती पकड़, रिस्पेक्ट, अगर वो उतनी है, ग्रिप अच्छी है, तो फिर बच्चा समझता है कि उनको थोड़ा समझाना पड़ता है, बेटा यू नीड टू बी सिंसियर फॉर दिस क्वेश्चन, इतना वक्त लग रहा है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा आपने कहा चैलेंजिंग है बाकी बच्चों को, लेकिन बाकी बच्चों को धीरे धीरे गाइडेंस भी करते रहते हैं। मैं कई बार, एक वीडियो कॉल का फीचर और है, अगर आपको नहीं पता हो, यस मैम पीडब्ल्यू, पता है। वीडियो कॉल का फीचर है। तो एक बार क्या हुआ था, स्टूडेंट का आंसर 0.2 सेकंड लगातार आ रहा था, एक ही स्टूडेंट, 2-3 स्टूडेंट्स, आई कॉल देम ऑन वीडियो कॉल। तो वीडियो कॉल पे बुलाया, मैंने कहा कैसे होगा, तो फिर बच्चे ने एक्सेप्ट भी किया, मैम तो किया। तो अगर आप 2-3 एग्जांपल्स ऐसे कर लेते तो बच्चा फिर सिंसियरली आंसर्स देता है। देखो हर चीज में थोड़े साइड नेगेटिव चीजें भी होती हैं, कुछ चीजें पॉजिटिव भी होती हैं, तो ये चीजें हैं। थोड़ा इसको कोप अप करने के लिए मे बी कोई और नया सॉफ्टवेयर आ जाए, फिर सर उस पर कुछ काम करें कि ये प्रॉब्लम इस सॉर्ट हो जाए, बट इसके लिए हम लोग ये एक्टिविटी कर लेते हैं। मैम जैसे अभी 12th का बोर्ड एग्जाम भी हुआ है मैथमेटिक्स का, आपका शायद 9 को या 10 को एग्जाम था। तो मैम जैसे ट्रेंड बदल रहा है, जैसे क्लास 10th में जो बच्चा रहता है उसमें ये रहता है कि कुछ ना भी तो 60% 80% आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, एज कम्पेयर टू जो 12th में हो गया है कुछ सालों से, तो कि एक दो क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं बिल्कुल एनसीईआरटी के बाहर से ही। तो एक तो मतलब कैसे बच्चों को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि एज ए रेफरेंस बुक तो एनसीईआरटी ही है, जो बच्चा अगर जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है। देखो मैं ये बोलूंगी, जैसे मैंने भी विजेता पढ़ाया था लास्ट, वो प्योर बोर्ड बैच बेस्ड बैच होता है, परिश्रम भी अलग, पीडब्ल्यू में बैच आता है, बोर्ड यस मैम। बोर्ड बेस्ड बैच होता है। जब टीचर्स हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया था कि ये पेपर आप आउट ऑफ एनसीईआरटी भी स्कोप कर रहे हैं, तो क्योंकि जेई में तो वो सिलेबस है जो बोर्ड्स में नहीं है, हमें पता है। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, 3D के अंदर यस मैम। एनसीईआरटी ने सिर्फ लाइंस तक दे रखा है उसमें कि प्लेन दिया है। क्वेश्चन, पर जे बोर्ड्स इनफैक्ट प्लेन भी पूछ रहा है, कई बार प्लेन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। यस मैम। एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ डिस्टेंस की बात करी है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस पूछ रहे हैं, इमेज पूछ रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहे हैं, इसका दूर दूर तक कहीं भी एनसीईआरटी में डिस्कशन नहीं है। हो सकता है आरडी में हो, आरएस में हो, बाकी बुक्स में हो, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। तो वी हैव आइडिया। मैं बच्चों को हमेशा ये चीज बोलती हूँ, बेटा कि आप है ना एनसीईआरटी को एक बेसिक बुक मान सकते हो, बट डू नॉट टोटली डिपेंड ऑन इट दिस ओनली। आप उस पर डिपेंड नहीं करिए, क्योंकि क्वेश्चंस अब बढ़ रहे हैं। फिजिक्स का पेपर तो बहुत टफ है, यस जो मैम। जेईई को भी बीट कर रहा है। तो मैंने यही चीज हमेशा बोली है कि जब फिजिक्स पेपर लगातार टफ है, हो सकता है किसी दिन मैथ्स भी आ जाओ। टफ आपको कब लगेगा, जब चीजें आउट ऑफ सिलेबस आएंगी। तो हम बच्चों को उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि अगर ये पूछे तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन और क्या क्या पूछ सकता है, तो हम प्लेन तक पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना पड़ेगा रिजल्ट के लिए, बच्चा उस दिन फाइनल डे डिमोटिवेट नहीं हो। अभी केस पे स्टडी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है इसी साल 9 तारीख को जो पेपर हुआ है, वो इतना अच्छा मैनिपुलेटिव क्वेश्चन है। तो उस तरीके की हमें अप्रोच बच्चों को सिखानी पड़ेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि हाँ बिल्कुल जेई थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन अब बोर्ड्स भी अच्छा खासा टक्कर दे रहा है क्लास 12th का। पहले तो एनसीईआरटी होती थी, लेकिन अब तो बच्चे को एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच सिखानी पड़ेगी, जो जेई के लिए हम बच्चों को सिखाते हैं। एक फ्रेश क्वेश्चन कैसे सोचना है, कैसे स्ट्रेटेजी करनी है, तो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हमें जाके बच्चों को पढ़ाना है, एंड हमको आइडिया है कि और क्या क्या पूछ सकता है उसके ऊपर। मैम जैसे आपने बताया केस स्टडी, आपने एज अ आप मैथ फैकल्टी हैं तो आपको भी पता होगा कि 2-3 सालों से हमेशा जैसे 3 केस स्टडी आ रही है, तो एक केस स्टडी जिसमें लैंग्वेज का इश्यू हो जाता है बच्चों को वहाँ पे, क्योंकि एज अ एग्ज़ाम टाइम पे उन्हें 3 घंटे में करना रहता है, तो उसमें भी प्रेशर रहता है, लास्ट क्वेश्चंस भी होता है केस स्टडी का। तो कैसे टैकल करें, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, और केस स्टडी एक ऐसा है कि एक आपको लैंग्वेज डिकोड करना पड़ेगा, फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फॉर्मूला करना पड़ेगा, चैप्टर पता होना चाहिए। कुछ कुछ केस स्टडी ऐसे आ रहे हैं कि मिक्स हो जाते हैं कॉन्सेप्ट्स, तो उस समय कैसे टैकल करें। अगर हम लोग बच्चे को साल भर वो तैयारी नहीं कराएंगे, तो बच्चे को अगर सडनली क्वेश्चन आकर दिक्कत होगी। मैं आपको बता दूं, हम लोग की जो बैचेस चलते हैं उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का अलग सेशन रखा जाता है। अगर आपने कभी एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल के मैं एग्जांपल देती हूँ, फिलहाल क्लास में तो हम करा रहे हैं, वो लगे। हम लोगों का जो भी मैराथन सीरीज होती है, अगर 4-6 दिन का प्लान है, तो रिवीजन के बाद एक अलग से सेशन चलता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का।
उसमें बच्चों को किस तरीके का सवाल आ सकता है, कैसे सोचना है, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन निकालना है, वो सिखाया जाता है। वो सोचना कैसे है, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन गया जो जेईई मेंस पूछते हैं। दैट्स द डिफरेंस ओनली। उसमें आपको समझना पड़ेगा, तो उसका मैं अलग से सेशन कराते हैं ताकि बच्चे को फाइनल डे कंफर्ट मिले। तो वो प्रैक्टिस से आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कराएंगे साल भर, तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम बनेगी। मैम जब बच्चा क्लास 10 से मूव करता है 11th में या फिर 11th 12th में भी रहता है, थोड़ा इमोशनली अटैच रहता है, और आजकल बहुत ज़्यादा फैकल्टीज मेंबर हैं जो और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐसे इमोशनली कनेक्ट करते हैं, इमोशनली बोला जाए तो अपने कोर्सेज बेचते हैं जो भी बोले। तो उस समय बच्चे को कैसे करना चाहिए, क्योंकि बच्चा उस समय ऐसा भी होता है ना कि वो एक तो इमेच्योर है, साथ में वो गाइडेंस भी नहीं लेना चाहता है दूसरे का। यस यस यस। देखो, अगर कोई भी इलाज करना है तो आपको मीठी दवाई भी पिलानी पड़ती है और कड़वी दवाई भी पिलानी पड़ती है, मेरा ये मानना है। यस मैम। ठीक है, बच्चे को ठीक है ग्रिप में लेना है, लेकिन बच्चे को टाइम टू टाइम आपको इंपॉर्टेंस भी दिलानी। यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट ऑल्सो। जैसे कि मैंने बोला, मैं क्लास में काफी स्ट्रिक्ट हूँ। ड्यूरिंग स्टडीज आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, समटाइम्स थोड़ा जॉली नेचर भी करती हूँ ताकि बच्चों के साथ थोड़ी बाइंड हो। लेकिन आपको दोनों चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। हो सकता है आप स्ट्रिक्ट हो गए, आपका फीडबैक खराब हो जाए, दैट मे बी पॉसिबल। बट बच्चे को आप पहले वो इंपॉर्टेंस फील कराइए। जब भी मैं सेशन शुरुआत करती हूँ तो मेरा जो फर्स्ट लेक्चर होता है, आई मेक देम वेरी क्लियर कि बेटा 10 to 11 इज अ मेजर ह्यूज डिफरेंस। 10th में आपने ये पढ़ा था, 11th में आप ये पढ़ने वाले हैं। 10th में शायद आपने लास्ट 1 मंथ पढ़ाई किया, 90 प्लस 95 90 100 भी आ गए होंगे। जेई में ऐसा नहीं होगा। ये हर दिन एक तपस्या है। जेई एक तपस्या है, मैं क्लियर कट बोलती हूँ। ये 2 साल वो तपस्या है, कुछ कसमें खा के मैं सेशन शुरू करवाती हूँ, इसमें आप कोई टेस्ट स्किप नहीं। अगर आप एक भी दिन सिंसियर नहीं रहे, जो पढ़ाया आपको सेम डे पढ़ना ही है जाके, आप फाइनल डे सोचोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। एंड चैप्टर्स आर वेरी इंटरकनेक्टेड। ये बच्चों को रियलाइज कराना पड़ेगा, चैप्टर्स काफी इंटरकनेक्टेड हैं। आपने एक लेक्चर स्किप किया, शायद आपको पूरा चैप्टर समझ में ना आए। फिर एक आध चैप्टर मिस हो गया तो आपको शायद अपकमिंग चैप्टर समझ में ना आए। काफी चैप्टर्स 11 to 12 कनेक्टेड है। मैथ्स में कैलकुलस जो है टोटली डिपेंड ऑन रिलेशन फंक्शन, जो 11 में ट्रिग्नो क्वाड्रेटिक सबका यूज है। तो बच्चों को वो रियलाइजेशन करा दीजिए। अगर आप बच्चे को रियलाइजेशन कराएंगे तो हो सकता है 60% बच्चा आपको समझे, अभी भी हो सकता है 40% बच्चा सिंसियर नहीं है। तो पहले टेस्ट के बाद जब रियलिटी चेक मिलता है, उस वक्त उन बच्चों को रोको, उनको रियलाइज कराओ कि बेटा अगर हम सिंसियर नहीं रहे तो शायद ये आगे की जर्नी टफ हो जाएगी। क्योंकि अगर हमको लास्ट में बोलोगे ना, तो वो बच्चा भी सोचेगा कि अब क्या बताने का फायदा, आपको पहले बोलना चाहिए था। तो आप डांटो। मैं तो हूँ, डांटती हूँ, मैं काफी स्ट्रिक्ट हूँ क्लास के अंदर, तो मैं डांटती भी हूँ जब मार्क्स कम आते हैं, लेकिन उसके बाद उनको समझाती हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंस अगर समझ में आएगी तो स्टूडेंट विल टेक यू इन पॉजिटिव वे। पेरेंट्स की डांट हमको पॉजिटिव क्यों लगती है, क्योंकि हमें पता है पेरेंट्स हमारे सबसे ज्यादा वेल विशर है। अगर वो डांट रहे हैं तो अच्छे के लिए डांट रहे हैं। दवाई कड़वी होती है, लेकिन एक पॉजिटिव थॉट होता है, हाँ मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो ये रियलाइजेशन बच्चों के अंदर, वो आपके लिए फेथ, आपके लिए ट्रस्ट बिल्डअप करना जरूरी है कि बच्चा वो आप पे ट्रस्ट करे कि हाँ अगर मैम डांट रहे हैं, दैट गुड फॉर मी। तो वो हम इस तरीके से, मतलब मैं दोनों अप्रोचेस फॉलो करी। ठीक है, बैच बेचना इज अ डिफरेंट थिंग। ज्यादा पैम्परिंग मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक नहीं है। दोनों चीजें करिए। हाँ, बच्चा आपसे इतना फ्रेंडली हो कि अपना प्रॉब्लम कंसर्न शेयर कर सके। बच्चे मुझसे नॉन एकेडमिक डाउट भी पूछ लेते हैं, मैम ऐसा फील हो रहा है तो क्या करें, लाइक मैम प्रोजेक्ट बनाना है, या मैम मार्क्स कम नहीं आ रहे हैं। तो आप उतना भी फ्रेंडली बनिए, पर ड्यूरिंग द क्लास पढ़ना है, वन टाइम वन टास्क। एक टाइम पे एक काम करोगे आप उनको। मैं कहूंगी हर 15 दिन में क्लास के बाद अगर 5-10 मिनट भी हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, टाइम टू टाइम रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। अगर हमने वो रियलाइज नहीं कराया, बिकॉज बच्चा बहुत इमेच्योर है, अगर हमको इंपॉर्टेंस रियलाइज करा देंगे तो आपकी डांट, हर चीज वो पॉजिटिव में मिलेगा। हाँ, अगर आप उसको इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं करा पाए, तो वो आपकी डांट हो, चाहे मीठी दवाई हो, चाहे कड़वी दवाई, सब उसको बेकार है, और फाइनली लॉस बच्चे का होगा। मैम जैसे जब बच्चा क्लास 10 से 11th में मूव करता है, एक क्लास 10th एज अ मतलब बहुत ज़्यादा चैप्टर्स में नहीं होते हैं, साइंस में भी कम चैप्टर्स होते हैं, मैथ्स के भी डिसेंट चैप्टर्स होते हैं और डिसेंट कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। और वो ऐसा भी हुआ है कि कोई बच्चा 2 महीने 3 महीने प्रिपरेशन कर रहा है और अच्छा डिसेंट स्कोर भी लाता है। जब लेकिन क्लास 11 जब मूव करता है, क्योंकि पहले वीक से ही जब उसे बर्डन देखने को मिलता है, तो उस समय ब्रिज कोर्सेज कितना इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10 से 11th वाले मूवमेंट में। 10 to 11 का जो ब्रिज कोर्स का एक मोटिव है, वो सबसे पहले तो यही मोटिव है कि बच्चों को सिलेबस से अवेयर किया जाए कि जो आपने 10th में पढ़ा, आप 11th में आप क्या पढ़ने वाले हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जैसे आपने कहा लॉग है, इनइक्वालिटी है, ठीक है, नंबर सिस्टम है। बच्चे को लगता है 10th में उसको नंबर सिस्टम आता है,
जो यस मैम। बेसिक मैथमेटिक्स शुरू होता है उसमें फर्स्ट चैप्टर ही नंबर मतलब बेसिक है नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम इतनी सारी चीजें होती है जो बच्चे को नहीं पता होती है, तो वो चीज बच्चे को बताना, जैसे आज का 1/0 है, 0/0, बच्चों को वो उस वक्त सीरियस नहीं लेते हैं, यस लेकिन इसकी मैम। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है बच्चों को समझाना, इन्फिनिटी क्या होता है, इनइक्वालिटीज बेसिक कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग क्या है, बच्चों को लॉग पहली बार देखता है, तो अगर वो ब्रिज कोर्स के थ्रू ये चीजें समझ लेता है, वो इसको हेल्प करता है, तो जब उसका सेशन जब शुरू होता है 11th का, तो उसमें उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल फील होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है वो क्वेश्चंस करते वक्त। लेकिन हाँ, अगर बच्चे ने ब्रिज कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो जब वो क्लास में आता है तो वही उसको टफ चीज लगती है, बिकॉज क्लास के आने के बाद बच्चा एक्सपेक्ट क्या करता है पता है, कि उसको वैसे ही समझ में आएगा जैसे 10th में मजा आ रहा था, फर्स्ट डे से ही विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। और फर्स्ट डे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट पहले समझना है। तो ब्रिज कोर्स काफी हेल्प करते हैं, आपको बेसिक समझा देते हैं, आपका माइंडसेट क्लियर करते हैं कि 10 to 11 में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या चीजें ऐसी बेसिक है जो आपको आनी ही चाहिए, और उस पर अच्छी सी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा के वो हेल्प मिलती है। मैम, अब जो कॉन्सेप्ट चल रहा है स्कूल्स में, जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि 11th-12th में तुम जे की प्रिपरेशन मत करो, नीट की प्रिपरेशन मत करो, क्योंकि एज अ उनका भी माइंड ये है कि मुझे तो बोर्ड का रिजल्ट दिखाना है। तो ये मिसकंसेप्शन कैसे क्लियर होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें, जो अच्छे बच्चे भी होते हैं कि हाँ ठीक है जो टीचर्स कह रहा है, कुछ वैसे होते हैं जो टीचर्स ने कहा एकदम क्लियर कट मुझे वो फॉलो करना है, तो ये भी कैसे कि मेरे लिए क्या वो सही है या नहीं। देखो, सबसे पहली चीज कि जो बच्चा आपके पास है 10th में, पहले उसका इंटरेस्ट क्लियर होना चाहिए यस कि मैम। उसको 10th के बाद जब 11th में जा रहा है, अगर आप बच्चा मैथ्स ऑप्ट कर रहा है या बायो ऑप्ट कर रहा है, तो उसकी पहले चॉइस क्लियर होनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट क्या है। अब 11th-12th में जैसे कि आपने बोला, मैं देखिए मेडिकल वाले को तो सोचने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेडिकल में भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है प्रिपरेशन के वक्त, और बोर्ड्स में भी एनसीईआरटी पढ़नी है, यस तो वहां मैम। मेडिकल स्टूडेंट्स के पास तो बिल्कुल सोचने का वक्त नहीं है, उनको बिल्कुल बिंदास करनी चाहिए, कोई डिफरेंस है ही नहीं। अब हम बात करते हैं जेई वाले स्टूडेंट के लिए, बिकॉज उसका मैथ्स में स्पेशली एनसीईआरटी से कनेक्शन खत्म हो जाता यस मैम। है ना, राइट। तो इसके लिए ना मैं ये कहूंगी कि बच्चे जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हम जे की प्रिपरेशन भी करा रहे हैं तो उसका जो एबीसीडी है, कोई भी चैप्टर, सेट्स चैप्टर ले लो, रिलेशन फंक्शन ले लो, या मैथ्स का आईटीएफ ले लो, उसका बेसिक तो वही है जो एनसीईआरटी है। यस जब मैम। तक मैं नींव नहीं स्ट्रॉन्ग खड़ी करूंगी तो दीवार तो कैसे बनी, बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते, राइट। तो बेसिक तो वही एनसीईआरटी ही है ना, जो आप बोर्ड के बच्चे को पढ़ाओगे। तो जब भी हम क्लास में पढ़ा रहे तो बेसिक्स तो पहले पढ़ाएंगे ही, उसके बाद ही आप उसके ऊपर चीजें पढ़ाओगे। तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं कि आपका बोर्ड्स खराब हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कोचिंग है, कोई भी कोचिंग प्रिपरेशन करा रहा है, ठीक है वो साल भर जी पे ध्यान देता है, बिल्कुल हम लोग बोलते हैं बेटा बोर्ड्स के लिए टेंशन मत लो, फिलहाल जी पे ध्यान दो। लेकिन लास्ट में, क्योंकि हमको पता है उस बच्चे को हमने बेसिक्स पढ़ा है, और लास्ट में मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम पीडब्ल्यू में तो हम लोग एक्टिविटी भी कंडक्ट कराते हैं, लास्ट में बच्चों को बोर्ड की टेस्ट, बोर्ड की प्रिपरेशन, जो बच्चे को लगता है किस तरीके से सवाल को लिखना है, यस बिकॉज मैम। जे में शॉर्टकट से होता है, बोर्ड्स में यू नीड टू राइट स्टेप्स। तो यस उसके लिए मैम। मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, विजेता सीरीज भी आती है जो फ्री होती है यूट्यूब पे, बच्चे वहां से पढ़ते हैं, उधर हम सिखाते हैं कैसे कैसे लिखना है। क्लासेस के अंदर भी जो भी हम बैचेस ले रहे हैं उसमें बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कि बोर्ड्स में कैसे लिखना है, एंड जे में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है। तो दोनों चीजें क्लियर हो रही है, तो बच्चों को बिल्कुल सोचना नहीं है कि अगर जे नीट कर रहा है तो बोर्ड्स उसका खराब हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर बच्चे का इंटरेस्ट कम है, जबरदस्ती उसे फोर्स नहीं करना है कि जे नीट करना है तो ऐसे ही करना है। यस मैम। अगर बच्चे का फुल ऑन इंटरेस्ट है, बच्चा आराम से करे, बोर्ड्स बिल्कुल खराब नहीं होंगे, क्योंकि बच्चा, हर टीचर बेसिक से ही आपको पढ़ाएगा। मैम, जब बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होता है तो अभी एक जो एजुकेशन हब में ये सीन चल रही है कि क्या जो हायरार्कियल ऑर्डर है एज अ बैचेस का, कि ए बैच, बी बैच, जैसे आपने बंसल का भी बताया, और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो ये सीन्स है कि टॉपर बैच अलग रहता है, तो क्या ये बेटर है या नहीं, क्योंकि एज अ कोई एजुकेटर हैं जिन्होंने इस पे क्वेश्चंस उठाए हैं एज अ एजुकेशनल। मैं तो इसको बेटर नहीं बोलती, क्योंकि बच्चा जो आपके पास जो आ रहा है यस मैम। सेंटर पे, हर तरीके का बच्चा है, होमोजेनियस स्ट्रेंथ आ रही, हेट्रोजेनियस, आई थिंक हेट्रोजेनियस का बच्चा है। जब हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं डिमोटिवेशन होता है, जो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि पीडब्ल्यू में तो होता भी नहीं है सर, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि टॉपर बैच अलग बन रहा है, ये बन रहा है। हाँ, जब एडवांस का बैचेस शुरू होते हैं, क्योंकि मेंस तक तो अगर आप क्लास में वेल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हो तो हो जाएगा, यस मैम। और इसलिए मेंस एडवांस का बना है। मैं जे के लिए बता सकती हूँ, नीट का तो मुझे इतना, अभी एक ही एग्जाम होता है, मेंस के बाद जरूर एडवांस का बैच बनता है, लेकिन वही बच्चे जो जाएंगे ना एडवांस में, तो उतने ही बच्चे जाएंगे ना जो मेंस क्वालिफाई करेंगे। यस मैम। यस मैम। मेंस तक के आई थिंक ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन जिन बच्चों के रिजल्ट नहीं आ रहा है, अब ये भी कहते हैं कि कई बार जब बच्चा वीक परफॉर्मर बच्चा बैठा है
तो वो कई बार डाउट्स पूछता है, तो एक अच्छा परफॉर्मर बच्चा इरिटेट भी होता है। तो यहाँ पे एज अ फैकल्टी आपका बड़ा रोल इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू मैनेज इन दैट केस कि दोनों बच्चे सेटिस्फाइड हो जाए। एंड अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट फैकल्टी वही है जो हर तरीके के बच्चे को मैनेज कर सके। एक एवरेज बच्चे को भी वो चीज समझ में आनी चाहिए जो एक टॉपर को समझ में आ रही है। आप इस तरीके से करिए ना, अगर कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है, यूज्ड टू डू दैट कि अगर एक अच्छा बच्चा है, मुझे पता है इसको आ चुका है, आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने को दे दो। वो जब तक वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा, यू कैन टेक द डाउट्स ऑफ दैट स्टूडेंट जो बच्चा वीक है या एवरेज है। तो बैचेस को लेके मैं बिल्कुल गलत बोलती हूँ, क्योंकि या आपके पास अच्छा रिजल्ट देने वाला आई थिंक 5 to 10% है, लेकिन एक एवरेज, एक मीडियोकर बच्चा 90% है। तो फॉर 10% हम लोग 90% बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते, और 10% का भी हम गुड टेक केयर कर रहे हैं। उनके पास क्वेश्चन बैंक है, काफी कुछ है। तो इसमें मेंस तक के लिए तो मैं नहीं सोचती हूँ कि इसमें कहीं भी बैचेस का वो करना सही रहेगा। एडवांस के लिए तो एनटीए खुद करता है, यस मैम। मेंस क्वालिफाई करने वाले को एडवांस देना है। मैम जो बच्चे अभी क्लास 11 से 12th में मूव करते हैं, तो जैसे वहाँ पे 12th में ये है कैलकुलस पोर्शन बहुत ज़्यादा है, 50% प्लस रेशियोज रहते हैं कैलकुलस पोर्शन के। बिल्कुल आप समझ लो पूरे कैलकुलस। तो उस समय कैसे मैनेज करें कैलकुलस को, क्योंकि कैलकुलस को करने का अप्रोच अलग है एज कम्पेयर टू अलजेब्रा या फिर प्रोबेबिलिटी जैसे आप चैप्टर्स कर रहे हैं, और कैलकुलस का पोर्शन भी ज़्यादा है। आईटीएफ हो गया, डिफरेंशियल लिमिट्स हो गया, डिफरेंशिएशन, एओडी, उसके बाद आपका इंटीग्रेशन, फिर आपका और भी 2 चैप्टर्स है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस समय कैसे अपने मतलब माइंडसेट होना चाहिए करने का भी, और क्या लॉजिक होना चाहिए इन दोनों चैप्टर्स में, डिफरेंस कैसे मैनेज करें? जैसे अभी आप जो क्वेश्चन पूछा ना, ये मोस्टली बच्चे मुझसे पूछते हैं जब 11 to 12 जा रहे होते हैं। तो आपके पास एक गैप होता है, जो 11 का सिलेबस है 31 जनवरी तक मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में हो जाता है, एंड 12 स्टार्ट 30 मार्च के बाद ही होती है, या कभी 18 या 20 मार्च जैसे अभी होता है। तो आपके पास 1.5 मंथ का ड्यूरेशन है। आपको अगर आपने इस ड्यूरेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज का एपीजीपी मैं बच्चों को बोली हुई है, आप इतना करके जाइए। इतना अगर आप करके जा रहे हो, इस 1.5 महीने में आप एटलीस्ट इन लेक्चर्स को रिवाइज करिए, इन नोट्स को रिवाइज करिए, इनके क्वेश्चंस करिए। तो आपको क्लास 12 में जब कैलकुलस स्टार्ट होगी वो इजी लगेगी धीरे धीरे। मैंने कहती कैलकुलस इजी है, लेकिन अगर आपने ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग किए हैं, ओके, बच्चों को 11 to 12 के बीच में करना क्या है, बच्चे चिल कर रहे हैं, इनका चिल आउट का टाइम नहीं है अभी। तपस्या खत्म नहीं हुई है, तपस्या खत्म होगी जब जेईई सिलेक्शन हो जाएगा, जब फाइनल एग्जाम आप दे दोगे। तो 11 तो ये 1.5 महीने का जो वक्त है, तो मैं कुछ चैप्टर्स बच्चों को बता देती हूँ। क्वाड्रेटिक है, सीक्वेंस सीरीज है, आपको उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इक्वेशंस है, रिलेशन फंक्शन का जो बेसिक हम आपको पढ़ा के आए हैं, सेट्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है। आप इन चैप्टर्स को रिवाइज करके आओगे तो आपको कैलकुलस में थोड़ा कंफर्ट जोन फील होगा, क्योंकि 11th में भी हम हल्का सा पोर्शन लिमिट्स का पढ़ा देते हैं। जब क्लास 12th में हम ये चीज स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले जो चैप्टर्स मैंने आपको बोली, हम 2 to 3 लेक्चर्स इनको रिवाइज कराते हैं, क्योंकि हमें पता है इसके विदाउट रिविजन, बिकॉज बहुत सारा बच्चा मुझे वो मिला है जो सीधे क्लास 12th हमें ज्वाइन किया, Yes, क्लास 11 में हमारे साथ शायद नहीं था। तो उसके लिए जो हमारा प्लानर बनता है, हम लोग उस लेक्चर प्लानर में 8 से 10 लेक्चर्स ऐड ऑन कराते हैं कि प्लीज सर 11 के रिवीजन के लिए चैप्टर्स चाहिए कैलकुलस शुरू होने से पहले। इन चैप्टर्स को अगर रिवाइज नहीं कराया तो मेरे बच्चों को कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। और अगर हमने ये नहीं किया कैलकुलस खत्म तो क्लास 12 खत्म। चाहे वो बोर्ड्स के लिए भी, बोर्ड्स में भी इंटीग्रेशन के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, yes, ma'am. अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं एओआईसी एप्लीकेशन डेरिवेटिव से। तो अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे तो वो चीज समझ में नहीं आएगी। एंड कैलकुलस में काफी लेक्चर्स लेने चाहिए, मैं तो कहूँ खूब प्रैक्टिस कराइए। 12th में तो सिर्फ ही कैलकुलस है, Yes, ma'am. और कैलकुलस नहीं है तो 3D एंड वेक्टर आसान चैप्टर हो जाते हैं, और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। तो बच्चों को एक पूरा डिसाइड कर देती हूँ बेटा ये चैप्टर्स है, नॉट अ सिंगल लेक्चर मिस, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, और ये रिवीजन के बाद अगर आप कराओगे तो बच्चों को स्मूथ लगेगा। मैम एक इंटीग्रेशन जैसा पार्ट है, इंटीग्रेशन कैलकुलस का, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। क्या राइट अप्रोच होगा उसे करने का, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, और मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम होती है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, स्टार्टिंग के स्टेप्स में एज कम्पेयर टू नीचे के स्टेप्स करने में। तो वो कैसे करना चाहिए इंटीग्रेशन को? मैं ना एक बिल्कुल बेसिक अप्रोच बताती हूँ, जैसे ना हम क्लास में करा रहे हैं, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हर टीचर ट्राई कराने की कोशिश करता है। 16 से 18 फॉर्म्स हैं, हम एक एक फॉर्म करके बताते हैं बेटा ऐसा फॉर्म आएगी तो ये अप्रोच है, ऐसा फॉर्म आएगी ये अप्रोच है। लेकिन सबसे पहले बच्चों को एक बार इंटीग्रेशन के फॉर्मुलाज ही लर्न नहीं है, तो पहले तो फॉर्मूला चार्ट इट शुड बी ऑन माइंड, वो याद होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम जितने फॉर्म्स करा रहे हैं दैट इज ओके, वो तो क्लास नोट्स के अंदर है, हर एक फॉर्म में टीचर 8-10 क्वेश्चन कराएगा। उसके बाद भी बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं आएगा जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। आई यूज्ड टू सजेस्ट स्टूडेंट्स कि जितने क्लास नोट्स पे चल रहे हैं वो तो ठीक है,
आप सबसे पहले ये वो चैप्टर है जिसमें बच्चों को मैं पहले एनसीईआरटी फॉलो करवाती हूँ। एनसीईआरटी की 8 से 11 एक्सरसाइज हैं एंड दे आर गुड। बिल्कुल जीरो लेवल से लेके वो ऊपर तक गया है, अच्छे लेवल तक गया। मिससेलेनियस तो बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, दिस इज अ चैप्टर व्हिच आई यूज्ड टू सजेस्ट। पहले आप एनसीईआरटी का लेयर उठाइए। जब आपकी फर्स्ट लेयर स्ट्रांग हो जाएगी तो बच्चे को क्लिक होने लगेगा कि हाँ ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज होता है, फॉर्मूला याद हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं बच्चों को बोलती हूँ डीपीपी, जो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप डीपीपी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये नहीं सोच रहे आसान है तो नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। फिर हम जो उनको मॉड्यूल बोल देते हैं वो सॉल्व करवाते हैं। उसके बाद चौथा लेयर पीवाईक्यू जेईई मेंस एंड पांचवा लेयर पीवाईक्यू एडवांस। अगर हम ये 5 लेयर्स कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंटीग्रेशन में बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप इतनी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन कर चुके होंगे। अगर आपने 700-800 क्वेश्चन कर लिया, अगर इतना सारा कर लिया तो। एंड मैं स्पेशल इंटीग्रेशन में क्या करती हूँ, आई यूज टू टेक मेनी प्रैक्टिस सेशंस, बहुत सेशंस लेती हूँ। अगर मेरे पास प्लानर में नहीं है तो आई यूज टू गिव रिकॉर्डिंग, इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, जितनी वैरायटीज हम कवर करा सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में टीचर्स की प्रैक्टिस से ज्यादा बच्चों का भी रिक्वायरमेंट है। तो अब जितना अब बच्चा खुद से, कोई बच्चा इतना मेच्योर नहीं होता है, हम भी एक स्टूडेंट थे तो हम इतना सा नहीं करते थे, तो आप उनको वर्कलोड दीजिए, काम दीजिए, समय दीजिए। आप खुद भी रिकॉर्ड करके दीजिए सेशन, अगर आपके पास समय नहीं है, प्लानर में नहीं है, वरना मैक्सिमम टाइम्स क्लास में डिस्कस करिए। एंड वन मोर पॉइंट, इतनी एक्टिविटी करने के बाद आपने कुछ क्लास में क्वेश्चंस लेने हैं, और मेरी हैबिट है, मैंने अगर एक क्वेश्चन क्लास में बोर्ड पे लिखा है तो पहले मैं 1-2 मिनट तक तो मैं पेन रख देती हूँ। आई यूज टू गिव टाइम टू स्टूडेंट। आप सोचो अगर ये पेपर जे के सवाल में आ गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आपकी थिंकिंग एबिलिटी मुझे पता होनी चाहिए। पहला स्टेप, पहले तो आपको एनालिसिस करिए, सोचिए। मैं कहा लिखो कुछ मत, पर आपके माइंड में जो पहली चीज आ रही है जस्ट डिस्कस विद मी। मैम इसमें ऐसा कर सकते हैं, कुछ भी आ रहा हो, गलत सही, तो मुझे बच्चों का वो माइंड सेट समझ में आ रहा है कि बच्चा हाँ इसमें ये चीज इस तरीके से सोच रहा है, तो ये सोच गलत क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये एक्टिविटी कर ली तो जेई निकालने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीज हम रखते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। मैम जैसे ऑनलाइन एजुकेशन जैसे पलक सर ने बनाया है, लेकिन और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने इसे अडॉप्ट किया और आज बहुत अच्छा कर भी रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। तो मैम जैसे ऑनलाइन एजुकेशन से ये भी हुआ है कि बच्चों पे कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अब बच्चा कंटेंट की वजह से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे वो सर्च किया इंटीग्रेशन, उसे 10 टीचर का मिलेगा, और कभी पहला लेक्चर देखेगा वो कहेगा इंटीग्रेशन हार्ड है, एज ये टीचर ही सही नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये भी मिसकंसेप्शन हो गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन में कि बहुत ज़्यादा कंटेंट हो गया है, उस कंटेंट को यूटिलाइज करना बच्चों को नहीं आ रहा है। देखिए मैं ना बच्चों को बोलती हूँ, 2 नाव पे सवारी करोगे डूब जाओगे। यस मैम। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ कि देखिए जैसे बंसल में जब मैंने प्रिपरेशन किया, पढ़ो एक जगह से, कॉन्सेप्ट एक जगह से, क्वेश्चंस कहीं से भी लगाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको एक जगह से पढ़ना है। अगर 10 टीचर्स के लेक्चर दिख रहे हैं तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड किस टीचर से पढ़ लेना है, क्योंकि बच्चों का माइंड मेकअप होता ही है कि हाँ इस टीचर का समझ में आता है। हाँ स्टार्टिंग में हो सकता है आपने पहला शुरू के नहीं समझ में आई, यू हैव चेंज द फैकल्टी, लेकिन ये स्टार्टिंग 1-2 महीने में तो डिसाइड हो जाना चाहिए ना कि हाँ ये फैकल्टी मुझे समझ में आने लग गया। और जब उसे समझ में आने लगे, अब ये नहीं करना कि हार्ड चैप्टर है तो उस टीचर का समझ में नहीं आ रहा, अब उसे पे स्विच करते हैं, नहीं। आप कॉन्सेप्ट एक जगह से सीखिए, बट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन सब लगाइए। जब आप दूसरे फैकल्टी का लेक्चर देखते हो, मैं तो लेक्चर मत देखो, फास्ट फॉरवर्ड पे क्वेश्चन करो। चाहे टीचर ने नया क्वेश्चन नहीं करा है, क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करिए। मैं कहूंगी जितना कंटेंट, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस लगाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट एक जगह से। अगर आप कॉन्सेप्ट एक जगह से करते हो, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करते हो, नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। लेकिन हाँ आपने एक ही कॉन्सेप्ट 10 टीचर से पढ़ोगे, यू विल गेट कंफ्यूज्ड, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये चीज नहीं करनी है। पाठशाला में हम लोग पढ़ते हैं तो बच्चे ऑनलाइन की फैकल्टी से पढ़ लेते हैं, हमसे पढ़ रहे होते हैं, तो मैंने कहा बेटा यू जस्ट नीड टू डिसाइड वन टाइम कहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। हाँ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस के लिए गो फॉर दैट, सच अ क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस लगाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट एक फैकल्टी से। मैम बिफोर एंड दिस वी वांट अ रैपिड फायर राउंड। तो मैम एज अ जेई एस्पिरेंट के लिए मोटिवेशन, डिसिप्लिन क्या और कंसिस्टेंसी, कौन सा फैक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा लेस इम्पोर्टेंट है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, और सबसे लेस इम्पोर्टेंट इनकम इन तीनों में? मेरे हिसाब से तो मोटिवेशन है। देखिए अगर मुझसे कोई पूछेगा मोटिवेशन मैम डिमोटिवेशन हो जाता है, ये हो जाता है, ये आजकल की नई बीमारियां हैं, ऐसा कुछ होता नहीं था। मैं ये नहीं कहूंगी कोई आइडल लगा लो सामने, उसकी फोटो देखो, बच्चे मतलब जो चीज करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए आप ये क्यों कर रहे थे, जर्नी कहाँ से शुरू करी थी, क्यों करी थी, बस वो चीज माइंड में रखिए। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन के लिए देखो पेरेंट्स को पता है कि मेरा बच्चा कर रहा है, तो मैंने कहा ना घर पे रहिए, पेरेंट्स से बात करिए,
मोटिवेशन लेस इम्पोर्टेंट। बच्चे क्या मोटिवेशन सेशन ज्यादा देखे जा रहे हैं, ज्यादा देखे जा रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं लगा रहे, तो मोटिवेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन फाइनल एग्जाम। मेरे लिए सबसे लीस्ट, इनमें से लीस्ट मोटिवेशन है, हाईली इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। मैम अगर आप एज एजुकेटर नहीं होते तो क्या होते? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर होती। मैम और एज अ मैथ एजुकेटर नहीं होते तो कौन सा दूसरा सब्जेक्ट आप चूज करेंगे? फिजिक्स। मैम अगर आपने बंसल क्लासेस से प्रिपरेशन नहीं की होती तो आप कौन सा दूसरी कोचिंग आप इंस्टीट्यूट प्रिफर करते हैं? उस वक्त मैं आपको बताऊं, कोटा में एक ही सिस्टम था, अगर आपको आईआईटी करनी है बंसल चाहिए, एआईट्रिपल करनी है करियर पॉइंट चाहिए, नीट करना है एलन चाहिए, तो दूसरा तो ऑप्शन था ही नहीं। तो शायद मैं जेई ड्रॉप के बाद ही कर रही होती, स्कूल करती फिर ड्रॉप लेती। उस वक्त ऑप्शन नहीं थे, आज बंच ऑफ ऑप्शंस हैं, 2009 में इतने ऑप्शन नहीं होते। मैम अलग सर को वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो? वन वर्ड में डिस्क्राइब करें तो रिवॉल्यूशन जो उन्होंने क्रिएट किया है, जो एक बच्चे के लिए, हर एक छोटे छोटे गांव के शहर के बच्चे के लिए एजुकेशन सिस्टम को अवेलेबल कराना, उनको अफोर्ड एजुकेशन देना, वो बहुत बड़ी थी, रिवॉल्यूशनरी आप कह सकते हैं। और फिजिक्स वाला को कैसे एक्सप्लेन करेंगे मैम? फिजिक्स वाला वो इंस्टीट्यूट है जो आई थिंक हर एक, जो कोई भी मतलब कोई भी स्टूडेंट है, कहीं का भी है, गांव का है, शहर का है, उसके लिए एक वो चीज बन चुकी है कि हाँ, आप एक छोटे शहर का बच्चा भी एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो एक इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, या अपनी जो भी होगी। सर ने सिर्फ जेई नीट में नहीं काम किया है, सर डिफेंस भी ला रहे हैं, सर एआई स्किल्स भी लेकर आ गए, अब तो कोडिंग भी लेकर आ चुके हैं, गेट भी लेकर आ चुके हैं। तो पीडब्ल्यू वो है जो बच्चों के लिए हर करियर में, हर ऑप्शंस के लिए बच्चों को एक फिजिबल ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट में सबकी प्रिपरेशन नहीं होती। तो पीडब्ल्यू ये कि अगर बच्चे का कोई भी इंटरेस्ट है, किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, तो बच्चे को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इस प्लेटफॉर्म में बच्चे की हर जरूरत पूरी होगी, जैसा वो बच्चा जो भी फ्यूचर में करना चाहता है। मैम एक ऑफलाइन एजुकेटर जिसने आपको बहुत इंस्पायर करना करा हो कि आप भी एक टीचर बने? बंसल सर। बंसल सर। और एक ऑनलाइन एजुकेटर जो कि बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहा हो? मैं एक्चुअली किसी का नाम नहीं लूंगी, बिकॉज सब टीचर्स ने मुझे बहुत हेल्प की है जब मैं नई नई सिस्टम में आई थी, तो दिस इज वेरी रॉन्ग टू से अ सिंगल नेम। सभी टीचर्स ने हेल्प की, जितनी भी मेरे साथ उस वक्त जो कनेक्ट थे कि ऑनलाइन वगैरह ये प्रॉब्लम आ रही तो आप ये कर सकते हैं, तो आई थिंक जितने भी टीचर्स थे, तो मैं एक का नाम लेंगे, बाकी को डिसरिस्पेक्ट नहीं। मैम और ये फाइनल कंक्लूजन क्या होगा बच्चों के लिए भी? क्या फाइनल कंक्लूजन होगा इस पूरे पॉडकास्ट का? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि जो जेई है, मैं स्पेशली जेई के लिए बोलना चाहूंगी, जेई में सबसे टफ है जो बच्चों को फील होता है पर्सनली मैथमेटिक्स, बट आई सजेस्ट यू, मैथमेटिक्स इज नॉट द टफेस्ट सब्जेक्ट, इट्स अ सब्जेक्ट हु डिमांड्स प्रैक्टिस। यस मैम। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे, टफ है, बिल्कुल लगेगा आपको टफ। जैसे फिजिक्स में आपको रोटेशन भी तो टफ लगता है, जब फिजिक्स में आपके मैकेनिक्स रोटेशन आता है तो आपको वहां भी टफ लगता है। तो मैथ्स उतना टफ नहीं है जितना हम लोगों ने मन में बिठा रखा है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ क्वेश्चंस करते रहेंगे, अपनी तपस्या में लगे रहेंगे, तो आपको जेई में मैथ्स इजी लगेगी। और जेई की जर्नी इज फुल ऑन तपस्या। मैं बार बार एक ही वर्ड यूज करती हूँ क्लास के अंदर। अगर आपने यहाँ पे कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिस्टेंस रहे तो रिजल्ट आ जाएगा। जिस दिन आपने सरेंडर कर दिया, तो सिर्फ जेई नहीं, आप किसी फील्ड में अच्छा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हर जगह आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नॉर्मल कॉलेज से बीटेक किया, आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, मेरे दोनों ब्रदर्स आईटी इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, दोनों को मैं देखती हूँ, जो जब भी स्विच करते हैं, जो भी कंपनी में जाते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, आपको नई चीज सीखनी है। तो आज अगर हम ये चीज सीखना नहीं शुरू करेंगे, तो आगे भी हमारी वही अप्रोच रहेगी और हम हर जगह फेलियर बनते चलेंगे। तो सिर्फ आईआईटी सब कुछ नहीं है। पहली बात, आईआईटी इज नॉट द थिंग जो आपको, आईआईटी हो चाहे नीट हो, ये वो चीज नहीं है। अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो यू आर फेलियर। सिर्फ आईआईटी रिजल्ट नहीं है। अगर आपने आज मेहनत करी, तो आईआईटी या नीट की जर्नी आपको मेहनत करना सिखा देती है, फिर वो कोई भी फील्ड हो, आप बहुत अच्छा करोगे। तो मेहनत करना सीखना है, सबसे बेस्ट टाइम होता है, आप सीखिए। यहाँ पे आपकी लर्निंग एबिलिटी, आपकी कैचिंग पावर स्ट्रांग होती है, जो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी। तो थैंक यू सो मच मैम, जो हमारे साथ आप जुड़े, आप बहुत सारे इंसाइट्स बताए, अपनी लाइफ से रिलेटेड इंसाइट्स बताए, फिजिक्स वाला से रिलेटेड इंसाइट्स बताए, स्पेशली पाठशाला से रिलेटेड एक जो आपका पाठशाला एक हब सा बना है कि कैसे बच्चों को आप कनेक्ट करते हैं, कि कैसे बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन को मिक्स करके कॉन्सेप्ट्स बनाएं पाठशाला से रिलेटेड, और बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स से रिलेटेड जो डाउट्स रहते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करना चाहिए, 10 to 11th जो मूविंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, 11 to 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, क्या आपका पाथ होना चाहिए सिलेक्ट करने का, तो सब बताया। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट।
और ऐसी पॉडकास्ट आपके चैनल पे आते रहेंगे। तो चैनल, अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो कम से कम एक आदमी को आप शेयर करें और साथ में चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।